अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्टडी सर्कल के एक और वेबिनार के साथ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टडी सर्कल की टीम आपके पास हाज़िर है। आज का जो वेबिनार है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें स्टूडेंट बहुत अरसे से हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के ऊपर जब भी मैं कोई भी वेबिनार करता था, नीचे कमेंट्स में एक ही चीज़ आ रही होती थी कि फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के ऊपर कोई वेबिनार करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ आज फुल ब्राइट स्कॉलर जो है इसरा अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। तो इसरा अनवर का मैं आपको तारुफ़ करवा दूँ कि इन्होंने सबसे पहले एलएमडीसी से लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से डॉक्टर ऑफ फिज़ियोथेरेपी की 2019 में। उसके बाद इन्होंने एमएस न्यूरोमस्कुलर फिज़ियोथेरेपी की रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से 2019 और 21 के सेशन में, और अब ये 2022 में पीएचडी बायोमैकेनिक्स एंड रिहैबिलिटेशन साइंसेस के लिए फुल ब्राइट स्कॉलर कैंडिडेट हैं। और हम इसके साथ ही वेलकम करते हैं इसरा अनवर आपको। और बहुत-बहुत सबसे पहले हमारी तरफ से स्टडी सर्कल की टीम की तरफ से और पूरी फिज़ियोथेरेपी कम्युनिटी की तरफ से आपको बहुत मुबारक देते हैं। और मेरा ख़्याल है ये हम सब के लिए बहुत फ़ख्र की बात है। मेरा ख़्याल है एज़ फ़ार एज़ माई नॉलेज फिज़ियोथेरेपी कम्युनिटी में आपने एक हिस्ट्री जो है वो मार्क की है, और यू आर द फर्स्ट फ्लैग फॉर द फुल ब्राइट स्कॉलरशिप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और अब आप वो ये फर्स्ट स्टेप बनी है, तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आपके पीछे ये एक पूरा काफ़िला बनेगा। वेलकम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जी, इंशाल्लाह बिल्कुल ज़रूर सर। इस वेबिनार का पर्पस यही था कि जितने फिजिकल थेरेपिस्ट मुझे देख रहे हैं उनको बताना कि जो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है वो आपके लिए भी है, क्योंकि इससे पहले हमारी कम्युनिटी में था कि फिजिकल थेरेपिस्ट अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि क्लिनिकल डिग्री ऑफर नहीं करता फुल ब्राइट। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल सही है कि क्लिनिकल डिग्री ऑफर नहीं करता, लेकिन बहुत सारी ऐसी डिग्रीज हैं जो आप कर सकते हैं, जो कि मैंने आज अपने वेबिनार का मकसद ये बताने का कि कौन कौन सी डिग्रीज हैं जिसमें फिजिकल थेरेपिस्ट अप्लाई कर सकते हैं और फुल ब्राइट ले सकते हैं। और थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे ये मौका प्रोवाइड किया कि मैं सबको बता सकूं और गाइड कर सकूं कि फिजिकल थेरेपिस्ट के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं फुल ब्राइट के थ्रू। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और ऑडियंस को मैं थोड़ा-सा बताता चलूँ कि इसरा ने बहुत मेहनत के साथ एक पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन बनाई है, और मैंने रिक्वेस्ट भी की थी कि सिस्टम इस तरह का हम डिलीवर करें ये वेबिनार कि बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हर स्टूडेंट को पता लगे कि उसने क्या करना है, किस वेबसाइट पे जाना है, कहाँ क्लिक करना है और क्या करना है, बिल्कुल एक-एक स्टेप। तो उसके हवाले से माशाल्लाह इसरा ने बहुत अच्छी एक प्रेज़ेंटेशन बनाई है। तो पहले इसरा मेरा ख़्याल है थोड़ा-सा आप प्रेज़ेंटेशन से पहले ही अपना थोड़ा-सा सफ़र बताएँ कि आपका ये सफ़र कब हुआ? और आपके ज़हन में फुल ब्राइट स्कॉलरशिप का आइडिया कैसे आया? जैसे कि आप अभी मुझे पहले बता रही थी ऑफ एयर, तो ये आपको पहली दफ़ा फुल ब्राइट लफ्ज़ कैसे पता लगा था? और आपने टोफ़ल कैसे किया, और आपने जीआरई को कोप कैसे किया, जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के कंस्ट्रेंट्स में से एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट जो है वो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट टेस्ट होता है, और उससे बड़ा भी जो होता है वो जीआरई होता है। जी बताएँ। सर एक्चुअली जीआरई का जो फुल ब्राइट का वर्ड था वो फर्स्ट टाइम मुझे पता चला 2015 में, जब मेरे भाई ने अप्लाई किया था। तो ओके। सर उन्होंने जब अप्लाई किया तो फर्स्ट टाइम मुझे पता चला कि फुल ब्राइट को स्कॉलरशिप एग्जिस्ट करती है यूएसए के लिए। तो सर वो मेरी पहली मोटिवेशन थे, जिसके बाद मैंने सोचा कि फुल ब्राइट अगर है तो फिजिकल थेरेपिस्ट के लिए भी होगी डेफिनेटली। तो मैंने रास्ते ढूंढे कि कौन कौन सी फील्ड फिजिकल थेरेपिस्ट के लिए हो सकती है। तो सर मेरा सफ़र वहाँ से स्टार्ट हुआ। उसके बाद 2015 में भाई गए, उसके बाद 2018 में मेरे दूसरे भाई गए। तो सर डेफिनेटली माशा सिबलिंग्स जब आपकी इतनी चीज़ें अचीव कर रहे होते हैं तो आप एक बर्डन ज़रूर होता है कि आपने आपने उनको बताना है कि आप भी उन्हीं की तरह के हैं। तो फैमिली बर्डन है, जो मर्ज़ी आप कह लें, तो इसीलिए वो मेरे लिए मोटिवेशन थी। उसको मैंने एज़ अ स्ट्रेस नहीं लिया, एज़ अ मोटिवेशन लिया। तो सर वो स्टेप था उसके, जब मैंने सोचा कि मैंने फुल ब्राइट देना है। तो सर यूजुअली फुल ब्राइट अनाउंस होती है फ़रवरी के मिड और स्टार्ट में। तो सर मैंने ठीक है। फ़रवरी के मिड में डिसाइड किया कि जीआरई देना है मैंने, क्योंकि सर जीआरई के बगैर आप फुल ब्राइट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये जीआरई आप देना लाज़मी है। फ़रवरी 21 की बात कर रही हैं कि जी 2020 सर। की बात कर रही हैं? नहीं सर, लास्ट ईयर के इससे 21 की। जी, 21 रिसेंटली, 21 बिल्कुल की। जी शाबाश सर, ज़बरदस्त। 21 की। तो सर मैंने डिसाइड किया कि मुझे जीआरई देना है।
तो सर जीआरई के लिए बहुत सारी एकेडमीज़ भी हैं, लेकिन ऑनलाइन सिर्फ बहुत अवेलेबल है, रिसोर्सेज़ हैं, बहुत अच्छे-अच्छे रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं। ईटीएस की अपनी वेबसाइट पे रिसोर्सेज़ अवेलेबल है। ईटीएस वो ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी जीआरई लेती है, कंडक्ट करवाती है। ठीक तो है। सर मैंने पहले अब देखा अपने आप को इवैल्यूएट किया कि मैं स्टैंड कहाँ करती हूँ, कि मुझे ज़रूरत कितनी है जीआरई की प्रिपरेशन की, कि मैं अपने मार्क्स जितने मेरे गोल है वो अचीव कर सकूँ। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी सेल्फ प्रिपरेशन करूँगी और ऑनलाइन रिसोर्सेज़ के थ्रू ही घर में करूँगी प्रिपरेशन। तो सर ठीक मुझे अराउंड 2.5 महीने लगे इसकी प्रिपरेशन में। और सर सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि अगर आप इसकी डेट ले लें, तो आपको पता है कि आपका टेस्ट डेट है, कन्फर्म है। तो आप प्रिपरेशन करें या ना करें, आपने टेस्ट तो देना है। तो सर मेरे ख्याल से कि सबसे पहला स्टेप होता है कि आप टेस्ट की डेट ले लें, फिर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें, ताकि आपको पता हो कि आपने टेस्ट देना है। अदरवाइज़ सर दरमियान में आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये इसलिए सर आपने मैंने अपनी इतनी ये आपने इतनी ज़बरदस्त बात की। हमारे वेबिनार्स के बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो हमें इनबॉक्स करते हैं। तो उनमें से कई लोग वो होते हैं जो दरवाज़ा नॉक करके जाने वाले होते हैं, तो मैं वो दूसरी या तीसरी इंक्वायरी में पता लग जाता है, तो मैं उनको कह देता हूँ कि ख़ासकर एडमिशन्स जिन्होंने लेना होता है, तो मैं उनको कहता हूँ अब मैं आपकी नेक्स्ट बात का जवाब या मैसेज का जवाब तब दूँगा जब मुझे आप आइल्स की रसीद दिखाएँगे कि मैं आइल्स की फ़ीस पे कर चुका हूँ। मैं हाज़िर हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मशवरा देने के लिए, लेकिन मशवरा तब लें कि मुझे पता हो कि आपने वाक़ई आना है। तो जो बिल्कुल, कैंडिडेट आइल्स की फ़ीस पे कर देता है, तो एट लीस्ट ये पता होता है कि इसने 40-50 हज़ार जमा करवाया, ही इज़ सीरियस। हुँ, मेरी हुँ, कोई यानी कि हमें बिल्कुल, हमें सिर्फ़ उसकी एक अंदाज़ा हो जाता है कि ये कैंडिडेट सीरियस है। तो ये आपने बहुत अच्छी बात की। हम लोग आइल्स या टोफल की तैयारी के लिए अगले महीने लेंगे, उसके बाद लेंगे, ये करते रहते हैं और जब तक आप डेट नहीं बिल्कुल। लेते, आप सीरियस नहीं होते। ये बात बिल्कुल ऐसा आपने ही है ठीक सर, कही है। ऐसा ही है। गॉट इट। तो सर मैंने 5th मई की डेट ली और मैंने फ़रवरी के मिड में स्टार्ट कर दी अपनी प्रिपरेशन। हुँ, और सर ऑनलाइन रिसोर्सेज़ सर उन्होंने बताया कि बहुत सारे अवेलेबल हैं। मैं आगे अपने इस वेबिनार में जब अपनी प्रेज़ेंटेशन दूँगी तो उसमें बताऊँगी कौन-कौन से रिसोर्सेज़ हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर किसी कैंडिडेट को लगता है कि वो नहीं कर सकता, तो डेफ़िनिटली वो अकेडमी जॉइन कर सकता है। हुँ, तो सर मैंने प्रिपरेशन की और तो लास्ट ईयर जो डेडलाइन थी, वो थी जून की 9th 2021 की ना। तो मैंने ठीक है। मई में अपना 5th को दिया और उसके बाद फिर साथ ही साथ में अपनी दूसरे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं एप्लीकेशन में, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, आपकी सीवी, इन चीज़ों पे मैंने काम करना शुरू किया और साथ रिकमेंडेशन लेटर्स जो आपको अपने टीचर्स या अपने सुपरवाइज़र से चाहिए होते हैं। तो साथ-साथ में वो काम करती रही और साथ-साथ जीआरई की प्रिपरेशन करती रही। जैसे जीआरई मैंने अपना टेस्ट दिया, उसके बाद फिर मैंने अपने फाइनल ड्राफ्ट्स तैयार किए एसओपी, आरओ के। और उसके बाद सर मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए और मैंने सबमिट करवा दिए 9th ऑफ जून को 2021। और उसके बाद सर फिर 2 से 3 महीने सर वेट करना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, वो शॉर्टलिस्ट करते हैं और उसके बाद इंटरव्यूज़ कॉल आना शुरू होती है। तो सर मुझे इंटरव्यू कॉल आई थी 27th ऑफ अगस्त को 2021। ज़बरदस्त। और उसके बाद मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था 12th ऑफ अक्टूबर को 2021 में। तो ठीक सर है। मेरा इंटरव्यू में पैनलिस्ट होते हैं, कुछ पाकिस्तान से होते हैं, कुछ यूएस से होते हैं, तो मिक्स पैनलिस्ट की टीम होती है। तो मेरा और इंटरव्यू ये हुआ और इसरा मैं आपको रोकता हूँ, यहाँ पे सवाल करूँगा। ये पैनलिस्ट जो होते हैं, ये आपके रिलेटिव सब्जेक्ट्स के पैनलिस्ट होते हैं या वैसे एक जनरल पैनल होता है? बिल्कुल। सर चूँकि ज़्यादातर ये आपकी स्टडी से रिलेटेड नहीं होते, ये वो प्रीवियस राइटर्स भी हो सकते हैं। और ठीक हो चूँकि गया। फिज़िकल थेरेपिस्ट इतना अप्लाई नहीं करते, बल्कि अप्लाई ही नहीं करते, तो मेरी हाँ लक जी। ये थी कि कोई भी पैनलिस्ट में फिज़िकल थेरेपिस्ट से इतना अवेयर नहीं था। तो ये मेरी लक थी। हाँ। सो इसलिए उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया मुझे। और सर इस मामले में इंजीनियर्स को थोड़ा नुकसान होता है, क्योंकि इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं फुलब्राइट पे। और जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं तो पैनलिस्ट में कोई ना कोई इंजीनियर तो होता है, तो फिर वो जब अपना रिसर्च ऑब्जेक्टिव या अपनी रिसर्च बताने लगते हैं, तो वो उनको कहीं ना कहीं पकड़ लेते हैं कि लाइक आप मुझे फर्दर बताएं। तो उनको थोड़ा इसमें हुँ, फिजिकल थेरेपिस्ट को एज होता है। तो उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू था मेरा 12th ऑफ अक्टूबर को 2021 को। और उसके बाद सर कोविड की वजह से मेरा इंटरव्यू ऑनलाइन हुआ था, अदरवाइज़ आपको इस्लामाबाद जाके एम्बेसी में इंटरव्यू देना पड़ता है। लेकिन ठीक, कोविड की ठीक, वजह से ठीक मैंने है। ऑनलाइन किया था। जी। ठीक तो है। उसके बाद फिर मुझे 3rd ऑफ नवंबर को ईमेल आ गई थी कि कांग्रेचुलेशंस, आपको हमने सिलेक्ट कर लिया है एज़ अ प्रिंसिपल कैंडिडेट। वैसे तो कैंडिडेट भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल और एक होता है अल्टरनेट। प्रिंसिपल होता है जो कि जाएगा ही जाएगा, और अल्टरनेट वो जाएगा, होता है कि अगर कोई प्रिंसिपल सीट छोड़ दे अपनी, छोड़ तो वो देगा। अल्टरनेट कंसिडर कर लेते हैं। जी।
तो मेरा बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह प्रिंसिपल कैंडिडेट में हो गया था। हुँ, और उसके बाद फिर जो सारे प्रोसेस स्टार्ट होता है कि आपने अपनी डिग्रीज़ अटेस्ट करवानी होती है, क्योंकि जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं ना फुलब्राइट के लिए, तो आपको अपनी डिग्रीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपकी ट्रांसक्रिप्ट इनफ होती हैं उस टाइम के लिए। और ठीक उसके है। सेलेक्ट होने के बाद फिर आपको चाहिए होती है आपकी इसरा अच्छी से मैं आपको डिग्री 1 मिनट अटेस्टेड। रोकता हूँ। वाह! हमारी जी सर। टीम के बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर असबर जावेद ने जॉइन कर लिया हमें। वेलकम असबर। आप आवाज़ नहीं आ रही है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही अभी। अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद है आप खैरियत वालेकुम से होंगे। सॉरी अस्सलाम। मेरा इंटरनेट का थोड़ा सा वालेकुम इश्यू था अस्सलाम। इसलिए मैं कोई थोड़ा-सा लेट मसला हो नहीं, गया। मुझे हमें पता है कि आप आजकल पाकिस्तान अपने फैमिली ट्रिप पे पहुँचे हुए हैं, तो चलिए वेलकम करते हैं। अ, थैंक यू सर। इसरा करें का आप कंटिन्यू करें इसरा। जी सर। तो सर उसके बाद डिग्री अटेस्टेशन करवानी होती है एचईसी से, और साथ ही वो आपको टॉफल की डेट लेनी पड़ती है। सो जीआरई रिक्वायरमेंट है फुलब्राइट की अप्लाई करने के लिए, लेकिन टॉफल नहीं है। टॉफल आपको सिलेक्ट होने के बाद देना पड़ता है। ठीक है। तो उसके बाद मैंने और टॉफल की डेट ली और साथ ही जी सर। जी, जी, बोलें आप। सर टॉफल की डेट ली और साथ ही मैंने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाए और सील्ड एनवेलप में एचईसी के थ्रू मैंने इस्लामाबाद पहुंचा दिए यूएसएफपी। यूएसएफपी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फुलब्राइट हैंडल करती है पाकिस्तान में। तो ठीक है। उनको मैंने उनके ऑफिस भिजवा दिए। और उसके बाद फिर वो आपकी प्रेफ़रेंस लेते हैं कि आपने अगर कोई यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट की हुई है तो वो हमें बताएँ, तो हम देखेंगे कि आइदर वो आपके स्टडी गोल से मैच करती हैं कि नहीं। तो आप उनको अपनी प्रेफ़रेंस देते हैं, फिर वो प्रेफ़रेंस के बिहाफ़ पे उन यूनिवर्सिटीज़ में आपके लिए अप्लाई करते हैं। और अप्लाई करने के बाद फिर वो वेट पीरियड आता है जिसमें यूनिवर्सिटीज़ आपकी एप्लीकेशन को असेस करती है, और फिर फाइनली मिड ऑफ अप्रैल में जाकर डिसीजन बनाती है कि आइदर आपको एक्सेप्ट करना है और रिजेक्ट करना है। और जब आपकी सारी प्रेफरेंस लिस्ट की यूनिवर्सिटी से आपके रिजल्ट आ जाते हैं, तो फिर यूएसएफपी जो कि पाकिस्तान में फुलब्राइट को हैंडल करी है, यूनाइटेड स्टेट एजुकेशन फाउंडेशन पाकिस्तान, वो आपके लिए एक यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करती है जो कि आपकी फाइनल प्लेसमेंट यूनिवर्सिटी होती है। और जब वो सिलेक्ट हो जाती है तो उसके बाद फिर आपका वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट होता है। और फिर ये हो जाता है अराउंड जुलाई के स्टार्ट में, जून के एंड जुलाई के स्टार्ट में आपका वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद फिर जुलाई के एंड में इस्लामाबाद में एक ओरिएंटेशन होती है, प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन, जिसमें आपको गाइड करते हैं कि आपको आगे जाके किस तरह की सिचुएशन होगी, क्या करना है, किस तरह करना है। और फिर फाइनली आप अगस्त के फर्स्ट वीक से लेकर अगस्त के मिड तक यूएस फ्लाई कर जाते हैं। हुँ, चलिए। अ, कुछ मैं कमेंट्स शेयर करूँगा। आज कमेंट्स की भरमार हो गई है स्टार्ट में ही। सबसे पहले मेरा ख़्याल है आपकी कोई दोस्त है ऐमन अज़ीज़, गुड गोइंग इसरा अनवर। थैंक यू, अच्छा, कुछ ने थैंक यू। टैग किया हुआ है, एक नवाल फ़ारूक है, माशाल्लाह इसरा अनवर प्राउड ऑफ यू। फिर कुछ थैंक यू, क्वेश्चंस हैं और कुछ ब बेस्ट बेस्ट विशेज़ हैं और ग्रीटिंग्स हैं। तो थैंक यू, इसरा अब हम थैंक यू। प्रेज़ेंटेशन शुरू करें अपनी, आप बिल्कुल क्या सर, समझते बिल्कुल हैं सर। भैया? चलें, ये है जी प्रेज़ेंटेशन हमारी स्टार्ट हो रही है। तो आप मुझे नेक्स्ट कहेंगी तो मैं नेक्स्ट नेक्स्ट करता जी जाऊँगा, सर, ठीक है? ठीक है सर, नेक्स्ट कर लीजिएगा, नेक्स्ट अच्छा, कर दें। 1 मिनट मैं इसमें थोड़ा-सा बैनर चेंज कर लूँ नीचे से। अच्छा जी। जी। राइट। सर जैसे आप इंट्रोडक्शन तो मेरा बहुत पहले दे चुके हैं हाँ, बहुत अच्छे तरीके से, तो हम इसको स्किप कर देंगे। मैं स्किप नहीं करता, मैं दोबारा बता देता हूँ। इसरा अनवर हैं जी हमारे साथ, फुलब्राइट स्कॉलरशिप होल्डर फॉर ईयर ऑफ 2022। और सब्जेक्ट बहुत ज़बरदस्त इनका पीएचडी का जो टाइटल है, बायोमैकेनिक्स एंड रिहैबिलिटेशन साइंसेज। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आप इसमें जाके और कुछ डिस्कवरीज और इन्वेंशन करके पाकिस्तान का इंशाल्लाह, नाम भी रोशन करेंगी। इस तरह बिल्कुल, अभी नाम रोशन इंशाल्लाह। कर रही हैं अपने प्रोफेशन का, फिजियोथेरेपी का, जहाँ से किया एलएमडीसी का। माशाल्लाह एलएमडीसी के ग्रेजुएट्स, वैसे ही हम लोगों को आइडिया है कि माशाल्लाह बहुत अच्छा है प्राइवेट सेक्टर्स में, कॉलेजेस में से। बिल्कुल, फिर मास्टर बिल्कुल, डिग्री इन्होंने की है रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से मस्कुलोस्केलेटन में। और रिफा यूनिवर्सिटी की भी बहुत सर्विसेज हैं प्रोफेशन के अंदर। बिल्कुल। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। राइट, अ, थैंक यू। जी सर। तो इस प्रेज़ेंटेशन के अंदर हम लोग 4 चीज़ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ये है कि व्हाट इज़ फुलब्राइट स्कॉलरशिप, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फुलब्राइट को बेसिकली जानते ही नहीं कि फुलब्राइट क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। फिर हम मूव करेंगे कि अप्लाई कैसे करना है और इसकी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंटेशंस क्या होती हैं। और फिर थर्ड पॉइंट हमारा होगा इंटरव्यू के बारे में, एंड देन इंटरव्यू के बाद जो टाइमलाइन मैंने आपको अभी बताई है कि यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं और अप्लाई करने से पहले-पहले तक जो भी सारी टाइमलाइन है मैं उसके बारे में बताऊँगी आपको। सर नेक्स्ट प्लीज़। जी।
सो फॉर दिस फुल ब्राइट स्कॉलरशिप, सो थोड़ी सी मैं हिस्ट्री बताना चाहूँगी फुल ब्राइट की। फुल ब्राइट एक्चुअली वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद यूएस के एक सेनेटर थे, उन्होंने ये बिल पास किया था और इनिशिएट की थी स्कॉलरशिप 1946 में वर्ल्ड यूएस और बाकी कंट्रीज़ के दरमियान हार्मनी क्रिएट करने के लिए। तो लेकिन पाकिस्तान का फर्स्ट बैच 1950 में गया था यूएस फुल ब्राइट के थ्रू, और करंटली फुल ब्राइट 160 कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रही है। तो हर साल सिर्फ पाकिस्तान से अराउंड 150 to 200 स्कॉलर्स यूएस जाते हैं फुल ब्राइट के थ्रू, तो ये एक कंट्री की है और ये 160 कंट्रीज में ऑपरेट करी, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हर साल यूएस जाते हैं फुल ब्राइट के थ्रू। सो नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो कौन कौन फुल ब्राइट के लिए अप्लाई कर सकता है। सबसे पहली चीज़ है कि आपको पाकिस्तान या आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का नेशनल होना चाहिए। सेकंड, आप या तो पाकिस्तान में काम कर रहे हो या पाकिस्तान में पढ़ रहे हो। अगर आप कहीं और पढ़ रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा पे किसी और कंट्री में, तो आप फुल ब्राइट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। एंड थर्ड थिंग इज नॉन क्लिनिकल फील्ड ऑफ स्टडी, जिसकी वजह से बहुत सारे फुल ब्राइट्स जो फिजिकल थेरेपिस्ट है फुल ब्राइट के लिए अप्लाई नहीं करते। लेकिन मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी ऑप्शंस ऐसी हैं फिजिकल थेरेपिस्ट के लिए जिसके थ्रू वो फुल ब्राइट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और कौन कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि नहीं अप्लाई कर सकते फुल ब्राइट के लिए। वो ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पास डुअल नेशनैलिटी है यूएस और पाकिस्तान की, ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स, स्पाउस, सिबलिंग्स या चिल्ड्रन जिनके पास यूएस की नेशनैलिटी है, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। और डेफिनेटली जो मैंने आपको बताया यूएसएफपी जो इदारा है जो फुल ब्राइट को हैंडल करता है पाकिस्तान में, उनकी एम्प्लॉय फुल ब्राइट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सो द बेस्ट पार्ट इज़ बेनिफिट्स कि फुल ब्राइट के थ्रू अप्लाई करने में आपको बेनिफिट्स क्या होते हैं। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है ट्यूशन फ़ी। आपको ज़ीरो ट्यूशन फ़ी पे करनी पड़ती है यूएस जाके, वो आपके तमाम ट्यूशन फ़ी के खर्चे उठाएंगे। सेकंड, ना सिर्फ वो आपकी फ़ीस के खर्चा उठाएंगे बल्कि वो आपको मंथली स्टाइपेंड भी देंगे ताकि आप वहाँ रह के अपना गुजारा कर सकें, और ये मोर देन इनफ होता है। थर्ड, आपके लिए वो लोग हेल्थ इंश्योरेंस भी वो खुद ही बाय करते हैं, और आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में भी कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि ये भी फुल ब्राइट ही देखता है आपके लिए। फोर्थ थिंग इज टेक्स्ट बुक और सेटलिंग अलाउंस। जैसे ही आप लैंड करते हैं ना यूएस में, तो वन टाइम आपको सेटलिंग अलाउंस मिलता है आपकी फर्नीचर के लिए, आइदर बुक्स के लिए, स्टेशनरी के लिए, तो आपको ये भी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, और इसमें नेक्स्ट मैं है, एक मिनट के लिए आपको रोकूंगा। जो है आपने हेल्थ इंश्योरेंस की बात की, मेरे एक दोस्त हैं, मेरे क्लास फेलो हैं, मेरे बल्कि जिगरी दोस्त हैं, वो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे इस टाइम है कैलिफोर्निया के अंदर, और उनके साथ ये मिसहैप हुआ और उनको यंग एज में बहुत, और स्लिम एंड स्मार्ट, लेकिन बस अनफॉर्चुनेटली उनको हार्ट अटैक हो गया वहाँ पे। और हार्ट अटैक में आपको पता है कि अमेरिका के अंदर मेडिकल कितना महंगा है, तो वो कोई 2-2.5 लाख डॉलर का, यानी 3-4 करोड़ रुपए का बिल बना। तो वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कोई हेल्थ इंश्योरेंस का फॉर्म फिल करने में कोई गलती हुई या हिस्ट्री गिवन में, तो इंश्योरेंस ने रिफ्यूज़ कर दिया उनको कि हम पे नहीं करेंगे। तो कोई हिस्ट्री में कोई बीमारी ऐसी थी, तो उन्होंने कहा जी आपने हमें पहले क्यों नहीं इन्फॉर्म किया, और अब क्यों इन्फॉर्म किया, तब इंश्योरेंस के टाइम आपने नहीं बताया। तो बहरहाल एक लंबी स्टोरी है, उसको शॉर्ट ये करता हूँ कि वो भी उस यूनिवर्सिटी ने $2.5 लाख जो है यूनिवर्सिटी ने फ़ौरन अप्रूव करके उसको दिया कि ये फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे है और इसकी ईच एंड एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, और $2.5 लाख उन्होंने हॉस्पिटल को पे किया। चले जी, करें कंटिन्यू आप। जी सर। और फिर आपका वीज़ा जो फुल ब्राइट के थ्रू लगता है वो J1 वीज़ा है, जो कि एक्सचेंज वीज़ा होता है। इसके ऊपर एक रेजिडेंसी बाउंड होता है कि आपने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद 2 साल आके पाकिस्तान में रहना होता है। आप यूएस जा सकते हैं, लेकिन आप स्टडी वीज़ा पे जा सकते हैं, आप विजिट वीज़ा पे जा सकते हैं, आप वर्क वीज़ा पे यूएस नहीं जा सकते 2 साल के लिए एटलीस्ट। हाँ, अदरवाइज़ आप किसी और कंट्री में किसी भी वीज़ा पे जा सकते हैं, लेकिन यूएस में जाने के लिए आपको 2 साल पहले पाकिस्तान में स्टे करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आप वर्क वीज़ा लगवा सकते हैं यूएस का। और इसके बाद आपको यूएस जाने के लिए जो एयर फेयर है वो भी फुल ब्राइट वाले ही प्रोवाइड करते हैं। इस तरह मैं भी अगस्त में जा रही हूँ, तो जितना एयर फेयर होगा सारा वो मुझे प्रोवाइड करेंगे। और इसके अलावा जो अगर आप पीएचडी के लिए जा रहे हैं, तो वो क्योंकि जो J1 वीज़ा है वो 2 साल के लिए लगता है, आपको 2 साल के बाद वापस आके दोबारा लगवाना पड़ता है। तो जो मिड ट्रैवल आपको करना पड़ता है ना अपनी पीएचडी करवा 2 साल बाद, उसकी टिकट भी आपको फुल ब्राइट वाले ही देते हैं, वो पे अपने खर्चे पे नहीं जाते, फुल ब्राइट पे करता है उसके लिए। और एक और चीज़ J2 वीज़ा, J2 वीज़ा वो वीज़ा होता है जो कि डिपेंडेंट्स को मिलता है J1 के, आइदर वो उसकी वाइफ है, हस्बैंड है, या फिर उनके बच्चे हैं। तो फुल ब्राइट वाले इसमें भी आपको असिस्टेंस देते हैं, आपका वीज़ा जल्दी अप्रूव करवाते हैं, और अगर आपके बच्चे हैं जो कि 5 साल से छोटे हैं, तो ये फुल ब्राइट वाले 100% ट्राई करते हैं कि जब आप फ्लाई कर रहे हैं फुल ब्राइट पे यूएस, तो आपकी बीवी बच्चे आपके साथ जाएँ, ना कि बाद में जाएँ।
लेकिन जो आपको मैंने बताया कि 2 ईयर की रेजिडेंसी बॉन्ड होता है, वो आपके डिपेंडेंट्स या J2 वालों पे भी अप्लाई होता है। उनको भी 2 साल आके यूएस से बाहर पाकिस्तान रहना पड़ता है और उसके बाद वो वर्क वीज़ा पे जा सकते हैं यूएस। लेकिन J2 वीज़ा की जो सबसे अच्छी खूबी ये है कि जो आपका स्पाउस है, वो J2 वीज़ा के ऊपर यूएस में वर्क कर सकता है। जब तक वो यूएस में है, वो J2 के ऊपर वहाँ काम कर सकता है। तो फुलब्राइट के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपके स्पाउस के लिए वीज़ा, आपके स्पाउस काम कर सकता है, फिर एयर फेयर, फिर आपकी सेटलिंग अलाउंस, फिर आपका स्टाइपेंड। तो फुलब्राइट एक एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है अगर आपको मिल जाती है। तो क्योंकि आपको इवन कि जब मैं सिलेक्ट हुई हूँ फुलब्राइट के लिए, तो मेरे टॉफल का खर्चा भी यूएस ने पे किया है, फुलब्राइट वालों ने। मुझे टॉफल के पैसे भी पे जबरदस्त। नहीं करने पड़े। एक दफ़ा आप सिलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद जितने भी खर्चे आते हैं रिलेटेड टू फुलब्राइट, वो फुलब्राइट वाले पे करते हैं। आपको ₹1 नहीं लगाना पड़ता उसके लिए। सर नेक्स्ट। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छी। राइट। सो हमने फर्स्ट स्टेप कवर कर लिया है। सेकंड स्टेप है, हमें पता तो चल गया कि फुलब्राइट होती क्या है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है कि उसके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो अब इस स्लाइड में आपको बताऊंगी कि उसके लिए अप्लाई कैसे करना है और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं। सर नेक्स्ट प्लीज। राइट। सो ये लिंक गिवन है, सर कमेंट्स में भी आपको ये लिंक दे देंगे और आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे। सर ये विंडो ओपन है लिंक की? जी बिल्कुल, विंडो ओपन है, मैं उसको शेयर करता हूँ। राइट। हाँ जी, अब आपको नज़र आ रही है? राइट। जी, जी सर आ रही है, थैंक यू। जैसे ही आप वो लिंक ओपन करेंगे, तो ये विंडो आपके सामने खुल जाएगी। सर स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। मोर। जी और सर थोड़ा-सा ऊपर, थोड़ा-सा ऊपर और ऊपर। एलिजिबिलिटी। सर उससे ऊपर ऑनलाइन ओपन एप्लीकेशन लिखा होगा सर। ये बिल्कुल, ये लिखा हुआ है स्टार्ट एप्लीकेशन, राइट? जैसे आप स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, आपको अपना अकाउंट सेटअप करना पड़ेगा। अपनी ईमेल आईडी, पासवर्ड, नाम देकर अपना अकाउंट सेटअप करेंगे। जैसे आपका अकाउंट सेटअप हो जाएगा, तो आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें फर्दर स्टेप्स होते हैं कि आपने पहले अपनी प्राइमरी इन्फॉर्मेशन पुट करनी पड़ती है, फिर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं। तो ये काफ़ी कितना लंबा प्रोसेस है, तो इसलिए अगर जिसने फ्लिपकार्ट के लिए अप्लाई करना है, तो वो टाइम वेस्ट के बगैर फर्स्ट डे से स्टार्ट कर दे एप्लीकेशन, ना कि वेट करे कि डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे होंगे तो फिर मैं स्टार्ट करूँ, क्योंकि काफ़ी लंबी एप्लीकेशन है, इसको फिल करने में भी टाइम लग जाता है। तो ये लिंक सर ने दिया हुआ है, इसके थ्रू आप ओपन करेंगे और ओपन एप्लीकेशन पे स्टार्ट एप्लीकेशन पे करेंगे तो आप अपना अकाउंट बनाकर अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक है सर। अभी हमने दोबारा उस पे जाना है, जी सर, पावर स्लाइड्स पे। पॉइंट पे, स्लाइड्स पे। जी ठीक जी। है। सो अब आपको मैंने बता तो दिया कि अकाउंट किस तरह सेटअप करना है, और अब एप्लीकेशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए वो क्या-क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जीआरई स्कोर। जीआरई आपको फुलब्राइट पे अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है। आप जीआरई बाद में नहीं दे सकते, आपको जीआरई पहले ही देना पड़ता है, अदरवाइज़ आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो फर्स्ट थिंग इज़ जीआरई। सेकंड थिंग इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, दैट इज एसओपी। एसओपी होती है आपकी लाइफ स्टोरी। आप आगे अब स्लाइड्स है, उसमें मैं डिफाइन करूंगी एसओपी क्या होती है, कैसे लिखते हैं और उसमें क्या क्या होना चाहिए। थर्ड थिंग इज रिसर्च ऑब्जेक्टिव। रिसर्च ऑब्जेक्टिव इज द थिंग जो आप उधर जाके करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं। आप क्या पढ़ना चाहते हैं, अभी तक आपने क्या पढ़ा है, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं, ये भी आगे है। अगला है रेफरेंस लेटर। रेफरेंस लेटर होते हैं कि आप अपने रेफरेंस लेटर अपने एकेडमिक टीचर है आप उनसे ले सकते हैं, आपने कहीं इंटर्नशिप की है तो वहाँ से ले सकते हैं, या आपकी जो रिसर्च सुपरवाइज़र होते हैं उनके थ्रू आपने लिखवाना होता है अपनी कि उन्होंने आपके साथ कितनी देर काम किया है, आप में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, आप किस तरह इस प्रोग्राम के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो ये आगे जाके इसकी भी डिटेल में आपको बताऊँगी। देन आपकी आ जाती है एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स एंड रेज्यूमे, सीवी। तो इस पॉइंट पे आपको अपनी डिग्री नहीं चाहिए होती, आपको अपनी जस्ट ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होती है, और ट्रांसक्रिप्ट भी पूरी नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूँ, जब मैंने अप्लाई किया तो मेरे एमएस के 3 सेमेस्टर कंप्लीट थे और मैं 4th में इनरोल्ड थी, लेकिन मैंने अपनी 3 सेमेस्टर की उनसे ट्रांसक्रिप्ट मंगवाई और मैंने उन 3 सेमेस्टर के ट्रांसक्रिप्ट के थ्रू अप्लाई कर दिया।
और क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट चाहिए होते हैं ये आपको बाय द एंड ऑफ नवंबर या दिसंबर चाहिए होते हैं सिलेक्ट होने के बाद। इस पॉइंट पे अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं लेकिन आपको पता है कि आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी नवंबर दिसंबर में और आपको डिग्री मिल जाएगी नवंबर या दिसंबर में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए अभी अगर आपके पास अभी 3 सेमेस्टर हुए हैं तो आप 3 सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट भी अटैच कर सकते हैं इसके साथ। सर नेक्स्ट। इसमें मैं एक चीज ऐड करता रहा हूँ क्योंकि मैं और असबर फ्रीक्वेंटली वेबिनार्स कर रहे हैं, जी तो सर। हमारा स्टूडेंट जब तक हाथ में डिग्री नहीं लेता वो आगे पढ़ने की सोच नहीं रहा था। क्यों असबर है, एम आई राइट? ऐसा ही है। तो इसमें मैं ऑडियंस को बता दूं कि अगर आपने सितंबर इनटेक में आना है, फर्ज करें 2022 में मास्टर्स प्रोग्राम में यूके में या कनाडा में या किसी भी प्रोग्राम में, और आपका अभी एक पूरा सेमेस्टर भी रहता है, तो यू आर मोर देन 100% एलिजिबल फॉर दैट। ठीक है, यहाँ पे कनाडा में जो लोकल स्टूडेंट्स होते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, एक दिन भी नहीं है। हमने जब मैंने भी दाखला लिया तो पहले दिन दाखला क्या, जब मेरा एडमिशन हुआ उसी दिन क्लासेस शुरू होने से 4 महीने पहले मुझे ईमेल आ गई कि आपकी पहली क्लास ये होगी और आपकी डिग्री इस दिन आपके हाथ में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट का टाइम ज़ाया करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, स्टूडेंट क्या किसी का भी टाइम ज़ाया करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जो बिल्कुल। सितंबर में अप्लाई करेगा, स्टार्ट करेगा, इट मीन्स उसकी डिग्री तो अगस्त में अगर ख़त्म हो रही है, इट डजंट मीन कि वो अगस्त में अप्लाई करेगा, वो जनवरी फरवरी मार्च में अप्लाई करना शुरू कर दे। तो ये लोग ट्रस्ट करते हैं आपके ऊपर, और आप जो स्टेटमेंट देते हैं, कोई कमिटमेंट करते हैं, ये लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं कि आपने अगर 3 सेमेस्टर का रिजल्ट भेज दिया है और आप कह रहे हैं मेरा चौथा सेमेस्टर रहता है, तो ये किसी चीज़ में भी रुकावट नहीं बनता, किसी चीज़ में भी। बिल्कुल, बिल्कुल सर चलिए। ऐसा ही है। बिल्कुल सर, सर मैं नेक्स्ट। हाँ, इसमें बिल्कुल। थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा जी, जी। कि आमतौर पे ऐसे होता है कि स्टूडेंट आखिरी टाइम तक वेट करते रहते हैं, अपना एमएस कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद सोचेंगे, और एज अ रिजल्ट उसका होता ही असल है में कि एक फिर आप सबसे वो बड़ी रुकावट तो ज़हन में एक सबसे बड़ा तो ये आता है, सप्ली ना लग जाए। जी सर। तो सर वो उसमें ये है कि फिर आप ये कि वो कोहॉर्ट जो से फॉर एग्जांपल अभी 2022 का चल रहा है, तो वो कोहॉर्ट फिर आप मिस कर जाते हैं, तो उसकी वजह से पूरे 1 साल का डिफरेंस पड़ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल, ही है। बिल्कुल। चलिए जी, ये नेक्स्ट स्लाइड ठीक है। आगे। तो जीआरई का टेस्ट जो मैंने आपको बताया था मैं आपको फर्दर बताऊँगी। तो जीआरई होता क्या है? एक्चुअली जीआरई होता है बेसिक मैथ्स और आपकी कॉलेज लाइफ की वोकैब्युलरी होती है, इनका टेस्ट होता है आपका। तो बेसिक्स मैथ में आपका क्या आता है? आपकी ज्योमेट्री आती है, अलजेब्रा आता है, इस तरह की जो बेसिक्स चीज़ें हैं, वो जीआरई के मैथ्स में आपको असेस करते हैं वो, और साथ जो वोकैब्युलरी आपकी कॉलेज गोइंग वोकैब्युलरी होती है, वो असेस करते हैं। सो टोटल स्कोर जो जीआरई के हैं, वो 340 स्कोर्स होते हैं। ठीक है? और जो इसको इस तरह जरा आप अगर इस स्लाइड को आपने जरा अच्छी तरह एक्सप्लेन करना है, क्योंकि लाखों नहीं करोड़ों फुल ब्राइट स्कॉलरशिप में सबसे बड़ी रुकावट ये स्लाइड है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, सर। सर बिल्कुल इसमें सर। यही है कि जैसे ही आप किसी को बताएं कि इसमें मैथ्स होता है, वो सारे लोग हाथ उठा लेते हैं कि भाई नहीं, सॉरी सॉरी, हम ये काम नहीं कर सकते। सर मुझे आपकी सी बात से एक बात याद आई कि 2020 में इन्होंने जीआरई ख़त्म कर दिया था ड्यू टू कोविड। तो क्योंकि सेंटर में जाके ये जीआरई कंडक्ट नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने जीआरई ख़त्म कर दिया था। जीआरई के बगैर ही अप्लाई कर सकते थे। तो सर जब एनालिसिस हुआ कि 2019 में जब जीआरई चाहिए था और जब 2020 में जीआरई ख़त्म कर दिया, तो कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया? तो सर 2019 में जब कोविड था, तो टोटल जो स्टूडेंट थे वो अराउंड 1500 थे जिन्होंने अप्लाई किया था। और सर जब 2020 में जीआरई ख़त्म कर दिया, तो यही जो थे ये चले गए थे 7500 एप्लीकेंट्स पे। बिल्कुल, यहाँ से अंदाजा कर लें कि हम लोगों की सारी यानी असेसमेंट ठीक है जीआरई के और मामले में। जी, पर्टिकुलरली जी। सर फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट्स जो है ना, वो असल तो में ऐसे हम भागते हैं मैथ्स। 90% फिजियोथेरेपी में मोर देन 90% लोग आते ही मैथ से नफरत की वजह से प्री मेडिकल करके यहाँ पे आते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। बहरहाल मैथ नहीं जान छोड़ रहा भाई, मेरी तो अब बूढ़े होके भी जान नहीं छोड़ रहा मैथ। सर इसमें मेरे ख्याल में इस तरह जो कंफर्म करेंगे इसको, कि ये जो मैथमेटिक्स है ये बेसिकली आपकी क्वांटिटेटिव स्किल्स को ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा आपका मैथमेटिक्स का नॉलेज नहीं होता, लेकिन चेक बेसिकली वो ये कर रहे होते हैं कि क्या आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। अ, मेरी अब अंडरस्टैंडिंग जाहिर में बात ये है, चीज़ वो है। स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च मेथोडोलॉजी तो हर सब्जेक्ट में आनी है ना, एंड पे आके एटलीस्ट उतना तो आना चाहिए ना।
जी, बिल्कुल, इसरा करें आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल बेसिक मैथ्स होती हैं जो आपने टिल द ग्रेड ऑफ 12th ग्रेड पढ़ी होती है ना, ये बेसिक वही मैथ्स होती है, ज्योमेट्री, अलजेब्रा और अरिथमेटिक्स, ये सारी बेसिक्स होती हैं। तो सर स्कोर्स की 340 टोटल हैं और चूँकि इसकी 2 पार्टीशन हैं, एक है वर्बल सेक्शन जो कि इंग्लिश का होता है और एक है क्वांट सेक्शन जो कि मैथ्स का होता है। अगर आप क्वांट और वर्बल में कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे तो आपके 130 प्लस 130 तो आपके बेस बेस नंबर तो आ ही जाएँगे, आप अटेम्प्ट ना भी करें तो। 260 मार्क्स तो आपके वैसे ही आ जाते होते हैं। उस 260 के ऊपर आपने मार्क्स बिल्ड करने होते हैं। तो सर फुलब्राइट ने जो अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रिक्वायरमेंट लिखी है, उनके लिए जो वर्बल सेक्शन है, जो कि इंग्लिश का है, उसमें 138 मार्क्स आने चाहिए और जो क्वांट मैथ्स का सेक्शन है, उसमें 136 आने चाहिए। और लेकिन ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो फुलब्राइट की तरफ से है, लेकिन जो प्रेफर्ड स्कोर होते हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव स्कोर होते हैं कॉम्पिटिटिव, वो होते हैं मेडिकल के लिए 300 प्लस, क्योंकि मेडिकल वालों का मैथ्स कमज़ोर होता है, तो उस बात को उन्हें पता है। और उन्होंने मार्जिन दिया सिर्फ 10 नंबरों का। वैसे तो मेरा ख्याल सर में इसलिए इसमें जो जो मैथ स्कोरिंग सर इसमें जो स्कोरिंग होती है वो भी रिलेटिव, मेरा ख्याल है, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है कैसे था कि, लेकिन इसकी स्कोरिंग जो है वो ऐसे नहीं है कि आपने एक एमसीक्यू ठीक किया तो एक आपका नंबर बन जाएगा। वो डिफरेंट तरह की स्कोरिंग है, हाँ, डिपेंडिंग अपॉन द वो जैसे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनपीटी में बिल्कुल द भी सर, होता है क्वेश्चन। बिल्कुल कि नंबर ऑफ जी, क्वेश्चंस कितने सही हो रहे हैं उस एग्ज़ैक्टली सर, सेशन के जी, अंदर, तो एग्ज़ैक्टली। हाँ जी। आपको और उसके हिसाब से आपको उस उसका टाइम ही पता होता। जी, हाँ, हाँ, बिल्कुल, वो परेशानी। फ्रैक्शनल ग्रेडिंग वगैरह होती है, तो इसमें परेशान बिल्कुल। होने की ज़रूरत नहीं है जो लोग देख रहे हैं। अगर आप थोड़ा-सा मैथमेटिक्स अपना बेहतर कर लेंगे, थोड़ी-सी हिम्मत करने की ज़रूरत है, मेन मेन बात यहाँ पे ये है। बिल्कुल। सर वही ना बेसिक्स है, आपको बेसिक मैथ तो सबने हमने पढ़ा हुआ है, तो उसी बेसिक के ऊपर वो बिल्ड करते हैं और इतना मुश्किल टेस्ट बिल्कुल नहीं है ये, जितना हम लोगों ने ये हमारे यहाँ है ना कि कॉन्सेप्ट की हाँ, बहुत मुश्किल है, इतना मुश्किल नहीं है। ये आपसे नहीं कह रहे कि आप 340 में 340 मार्क्स लें, वो आपसे हरगिज़ ये नहीं कह रहे हैं। बस लेकिन ये हम बात डर आपने के उसे अपील बार-बार ही नहीं उनको होते। बतानी है, बार-बार। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सर। तो सर ये जो मार्क्स मैंने लिखे हैं ये मैंने जो कि मैंने एप्लीकेशंस में देखे हैं, जो प्रीवियस मैंने रिकॉर्ड देखा है इंटरनेट पे कि किसके कितने मार्क्स थे और उनकी सिलेक्शन हुई, तो उसकी बेस पे लिखा है और ये बिल्कुल अपनी तरफ से लिखा है। ये कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं कि 300 प्लस ही हो। तो मैं एक फुलब्राइटर को जानती हूँ, उनके 289 मार्क्स सर उनका हो गया है। ठीक, तो ये ज़बरदस्त, लाज़मी नहीं कि आपने 300 प्लस ही लेने हैं। ये तो मैं सिर्फ़ बता जी, रही हूँ कि अगर आपके 300 बराबर। प्लस आ जाएँ तो बेहतर है। तो हुँ, अच्छे चांसेस हैं, और फिर ओवरऑल के आपकी पूरी प्रोफाइल जो है, जो आपने एग्ज़ैक्टली, एप्लीकेशन और लिखी ये है, एक जो फैक्टर है। स्टेटमेंट ऑफ बिल्कुल, पर्पस है, आपकी प्रीवियस डिग्री है, आपका रिसर्च का जो आपने ऑब्जेक्टिव लिखा है, ये सब कुछ मिल के ऑब्वियसली आपकी वो एग्ज़ैक्टली। इवैल्यूएशन कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ये होलिस्टिक अप्रोच होती है, जिस तरह मैंने आपको हुँ, बताया कि मैं एक फुलब्राइटर को जानती हूँ, उनके 289 मार्क्स हैं जीआरई हुँ, में और उनका हो गया है। और इसी तरह मैं एक और फुलब्राइटर को जानती हूँ, उनके 322 मार्क्स हैं जीआरई में और उनका नहीं हुआ। नहीं सो होगा। ये बिल्कुल ये नहीं है कि आप जीआरई में अगर अच्छा स्कोर ले रहे हैं या नहीं ले रहे, तो आपके लिए आगे एप्लीकेशन के लिए फिल करना पर्पस ही खत्म बहरहाल हो वो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिलेक्शन फैक्टर्स में से एक फैक्टर है और बाकी फैक्टर बिल्कुल। ओवरऑल मिलके सब कुछ बनाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सर तो और इसकी टाइम की प्रिपरेशन जो चाहिए होते हैं, इसका टाइम वो वेरी करता है, क्योंकि अगर आप वर्किंग हैं, आप 9 टू 5 काम कर रहे हैं, तो डेफ़िनिटली आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप तैयारी नहीं कर सकते। आप डेफ़िनिटली कर सकते हैं और अगर आप फ्री हैं, तो डेफ़िनिटली आपको कम टाइम लगेगा। सो सर मैंने बताया इसके टोटल 3 सेक्शन होते हैं। वर्बल सेक्शन जिसके टोटल मार्क्स होते हैं 40, क्वांट सेक्शन इसके क्योंकि ये 40 इसलिए क्योंकि 130 तो बेसिक मार्क्स है ना, उसके ऊपर ऐड हुँ, होके 40 170 बन रहे हैं। इसी तरह वर्बल के जो इंग्लिश पार्ट है, क्वांट की भी इसी तरह 170 है और फिर है एक एनालिटिकल राइटिंग। उस एनालिटिकल राइटिंग के अंदर आपको 2 एसेज लिखने पड़ते हैं। वो आपकी इंग्लिश की राइटिंग स्किल चेक करते हैं उसके अंदर। उसके टोटल 6 मार्क्स होते हैं। तो ये जिस तरह मैंने बताया ना कि जीआरई के मार्क्स 289, 290 1 के एडिशन के साथ है, लेकिन जो लास्ट पार्ट है ना एनालिटिकल राइटिंग, इसके अंदर पॉइंट के साथ है। 2.5, 3, 3.5 इस तरह से इसके मार्क्स आते हैं। और रिसोर्सेज़ की जहाँ तक बात करें, मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं फ्री, जहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इवन कि जो ईटीएस जो इदारा जो कि जीआरई लेता है, उसकी अपनी गाइडलाइंस और उसकी अपनी बुक्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन फ्री, जहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो मैंने बुक्स लिखी हैं, ये लिमिटेड बुक्स लिखी हैं और ये मैंने वो बुक्स लिखी हैं जिससे मैंने प्रिपरेशन की थी। मैंने ईटीएस की ऑफिशियल गाइड्स फॉर जीआरई यूज़ की थी, फॉर बोथ वर्बल एंड क्वांट। और उसके बाद मैनहट्टन 5 एलबी बुक होती है मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए। उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि जीआरई इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस,
नॉलेज तो मैथ्स का बेसिक सबको होता है, लेकिन प्रैक्टिस से आप इम्प्रूव करते हैं मैथ्स के अंदर। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इम्प्रूव करेंगे। तो जो मैनहट्टन 5 एलबी बुक है, 5 पाउंड बुक, ये वर्बल क्वांट के लिए बहुत अच्छी है, मैथ्स के लिए इसकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी है। और जैसा मैंने बताया कि वर्बल के लिए आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। तो एक मागूश ऐप है, प्ले स्टोर में अवेलेबल है, और आप इससे अपनी वोकैबुलरी बहुत अच्छी कर सकते हो, और मैंने यही यूज़ की थी ऐप अपनी वोकैबुलरी को एनहांस करने के लिए। और लास्ट है प्रिंसटन रिव्यू जीआरई प्रैक्टिस। इसके अंदर वर्बल और क्वांट दोनों की प्रैक्टिस होती है, लेकिन चूंकि मैंने बताया कि मैनहट्टन से मैं क्वांट की कर चुकी थी, तो मैंने अपनी वर्बल की प्रिंसटन से की थी। तो ये सिर्फ लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जो मैं आपको लिखे हैं। इसके अलावा और बहुत सारी बुक्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, यूट्यूब के चैनल्स हैं जहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसलिए आपको पहले अपने आप को असेस करना पड़ेगा कि आप स्टैंड कहाँ करते हैं और आपको कितनी प्रिपरेशन की ज़रूरत है। उसके अकॉर्डिंग फिर आप देखें कौन से रिसोर्सेज आपके लिए फिट बैठेंगे। मैंने अपने असेस किया, और और ऊपर से जीआरई के मॉक टेस्ट फ्री अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन। आप एक मॉक टेस्ट देके देख भी सकते हैं कि आप किधर लाइक कर रहे हैं, आपको आपका टारगेट स्कोर क्या है, और आपको उसके लिए प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम चाहिए होगा, और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ईटीएस की मैंने वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, जहाँ जाके आप ईटीएस के जीआरई के टेस्ट के लिए रजिस्टर हो सकते हैं। और इसके अलावा जीआरई के टेस्ट सेंटर्स भी अवेलेबल हैं डिफरेंट सिटीज़ में, पाकिस्तान के लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और भी डिफरेंट सिटीज़ में। और इन्होंने कुछ अर्से से होम बेस्ड टेस्ट भी स्टार्ट किया है कि आप अपने घर में बैठ के वो टेस्ट दे सकते हैं। तो जहाँ तक सेंटर्स की बात है, तो आपको देखना पड़ेगा कौन कौन सी डेट अवेलेबल है आपकी सिटीज़ के अंदर। तो मैंने इनसे लिंक दिया हुआ है सर, आप लिंक ओपन करेंगे? दिस वन सर अभी हो रहा है। जी सर, नीचे जी नीचे। फॉर टेस्ट टेकर। नहीं सर, दूसरा वाला, दूसरा एक और ईटीएस का ही लिंक होगा, ये नीचे कीजिएगा। जीआरई, टोफल, आईबीटी, टोफल एसेंशियल। सर आप सिंपल गूगल सर्च कर सकते हैं ईटीएस जीआरई टेस्ट डेट्स। अच्छा, टेस्ट डेट्स के हवाले से आप कह रहे हैं? जी, क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने लिंक में देखी थी इसके अंदर। ये मेरा ख्याल है मैं जीआरई करूंगा इसको तो आ जाएंगी टेस्ट डेट्स यहाँ पे। सर नीचे आएगा। अच्छा, नहीं ये अभी जर्नल है ना पूरा, टेस्ट लोकेशन एंड डेट्स। जी, यहाँ पे आ गया, फाइंड द टेस्ट सर ये अवेलेबल फाइंड, जी सर। जीआरई जर्नल, जीआरई की बहुत सारी टाइप है, लेकिन जो फुल ब्राइट लिए चाहिए होता है वो जीआरई जर्नल होता है। तो हम जीआरई जर्नल सेलेक्ट करेंगे यहाँ। इसके बाद नीचे हम सर लाहौर लिखेंगे यहाँ। लिख देते हैं। चलो, फर्स्ट वन सर, लाहौर पाकिस्तान। इसी तरह आप अपनी जिस सिटी में है आप चेक कर सकते हैं कि आपकी सिटीज़ में कौन कौन सी डेट अवेलेबल है। और चूंकि मार्च तो एंड हो गया, तो सर आप अप्रैल मई कर दें, नीचे जो डेट आ रही है ना ये एरो से, राइट। और सर आप कंटिन्यू करें। इसमें सिलेक्ट नहीं हो रहा। जी सर, ये हो गया बस। अच्छा हो गया, ठीक है। ये और आपकी ये आपका डेट्स आ जो गई ग्रीन हैं। है, जी सर, जो ग्रीन है वो डेट्स अवेलेबल हैं, और जो ब्लैक है वो अवेलेबल नहीं है। सो आप इसी तरह आप चेक कर सकते हैं कौन कौन सी डेट अवेलेबल है और आपके लिए कौन सी सूटेबल रहेंगी। तो इवन कि आप अपने घर से डिस्टेंस की बेस पे भी चेक कर सकते हैं कौन सा सेंटर करीब है और उसमें कौन सी डेट्स अवेलेबल हैं। तो जब आप टेस्ट देने का आपका इरादा हो, पहले आके अपनी चेक करें कि कौन कौन सी अवेलेबल डेट्स हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग अपने टेस्ट की डेट सेलेक्ट करने के बाद रजिस्ट्रेशन करवाएं ईटीएस की वेबसाइट पे जाके। और इस टेस्ट की फ़ी है $205, $205। तो आप अपने कार्ड के थ्रू इसकी ईज़िली पेमेंट कर सकते हैं। और एक दफ़ा जब आपने टेस्ट की डेट ले ली है, और फिर आप जो मैंने आपको रिसोर्सेज बताए हैं, इसके अलावा और बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसके थ्रू फिर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और जीआरई बिल्कुल मुश्किल नहीं, मैं दोबारा कहूँगी, जीआरई मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए ईजी हो जाएगा जीआरई। और बहुत सारे अवेलेबल मॉक टेस्ट भी हैं। जी बिल्कुल, इसमें मैं सिर्फ यही बात ऐड करना चाहूँगा कि जब भी स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन होती है, वो पूछते हैं कि कोई स्कॉलरशिप है अवेलेबल, और उनको जब मैं कभी ऑप्शंस बताता हूँ कि
ये ऑप्शंस हैं आपके पास स्कॉलरशिप के लिए। तो उसमें फिर आम तौर पे एक इम्प्रेशन आता है कि किसी तरीके से सारा काम हमारा जो है ना हवा में से खुद ही से हो जाए और बजाते खुद हमें कुछ ना करना पड़े, और अचानक से यूनिवर्सिटी जो है वो हमें फुली फंडेड स्कॉलरशिप दे दे। तो बिल्कुल, इसमें एक चीज़ जो है वो समझने वाली ये है कि इट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। अगर आप फुल ब्राइट का जैसे माशाल्लाह आपकी स्कॉलरशिप हुई है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इवन बिल्कुल, फॉर, मतलब हर बंदे के लिए। तो अगर वो आपको ये इतनी अमाउंट आपको दे रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली वो ये देख के देंगे कि आप एक कैपेबल बंदा है, फिर ही आपको वो अमाउंट मिलेगी। और उन्होंने ये बिल्कुल, जो इतना बिल्कुल, एक इतना एलेबोरेट प्रोसेस जो है वो डिफाइन किया हुआ है ना, उसके अंदर पता लग जाता है कि आर यू वर्दी और नॉट। ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल तो सर, बिल्कुल। अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और पर्टिकुलरली जीआरए के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूँगा, क्योंकि मोस्टली ऐसे होता है कि लोग कहते हैं अच्छा जी इसकी कोई एकेडमी है जिसमें हम जाके पढ़ लें, ठीक है। अगर आप, मेरा पर्सनल व्यू ये है, ये गलत भी हो सकता है, कि अगर आप एकेडमियाँ ढूँढ रहे हैं, अगर आप शॉर्टकट्स ढूँढ रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में फिर आपके जो चांसेस हैं क्वालिफाई करने के, वो बहुत कम हो जाते हैं। एक थोड़ा-सा इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा। अच्छा, इसमें जो मैं शेयर करना चाह रहा था, असबर आपकी बात कंप्लीट होगी? जी सर। अच्छा, मैं जो शेयर करना चाह रहा था, जैसे ये इसरा ने इतने रिसोर्सेज बताए हैं, ऐप्स भी बताई हैं। इस टाइम हर चीज़ का रिसोर्स ऑनलाइन अवेलेबल है, सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल है, ऐप्स में अवेलेबल है और यूट्यूब चैनल्स पे अवेलेबल है। हम पाकिस्तानी एज़ अ नेशन हम उस रिसोर्स को यूज़ करना चाहते ही नहीं हैं। हम कहते हैं हमें ब्लैक बोर्ड स्टाइल में जब तक कोई नहीं बताएगा, ये पैराग्राफ यहाँ से शुरू होके यहाँ ख़त्म होगा, तो हम उसको अगले दिन नहीं पढ़ के आएँगे। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि जब कोविड आया, तो मैंने डॉक्टर नजीब के एनाटॉमी के लेक्चर्स परचेज़ किए और मैंने अपने इंस्टीट्यूशन में और भी जगहों पे वो सर्कुलेट किए हैं, पासवर्ड देके अपने टीचर्स को कहा कि आपने यहाँ से बच्चों को, क्योंकि अब घर बैठे हुए हैं, तो घर बैठ के आपने भी ऑनलाइन पढ़ाना स्क्रीन के सामने, और एक परफेक्ट बंदा स्क्रीन के सामने बैठा हुआ है, आप रिसोर्स दे देंगे बच्चों को कि एडिशनली आपने रिसोर्स ये यूज़ करना है। हमारा बच्चा तैयार ही नहीं है खुद से एक्सप्लोर करने के लिए, खुद से लर्न करने के लिए, रिकॉर्डेड चीज़ को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। और उसके बाद हमने स्टडी सर्कल की टीम ने, असबर ने एक शेयर किया बड़ा ज़बरदस्त रिसोर्स आइल्स की तैयारी के लिए स्टूडेंट्स के लिए। हमसे जो कोई आइल्स का पूछता है, हम उसको वो बहुत बड़ा एक बहुत ह्यूज रिसोर्स है जो असबर ने शेयर किया, हम उन स्टूडेंट्स को आगे देते हैं। आगे से स्टूडेंट फिर यही कहता है कि पैसे देके कहाँ से पढ़ें हम जाके। तो हमें ये भी तसल्ली नहीं हो रही कि जब तक हम पैसे नहीं देंगे, हम हमारी जो तैयारी है वो तैयारी काउंट नहीं होगी। ऐसे ही। ठीक है ना? आप ये हाँ, देखें कि आप लाहौर के अंदर आपने आइल्स की तैयारी के लिए अगर 2 घंटे की क्लास लेने जाना है, तो 1 डेढ़ घंटा आप पहले जाते हैं, 1 डेढ़ घंटा बाद में आते हैं। आप 2 घंटे एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, आप घर बैठ के वो 2 घंटा एक्स्ट्रा आप पढ़ लें, तो मेरा ख़्याल है वो ज़्यादा बेहतर है। तो इस चीज़ के अंदर अभी बहुत ज़्यादा फुकदान है, शायद हम लोगों के पास इट सीम्स सम टाइम, पता नहीं मुझे खुद भी अपना, कि पाकिस्तान में 24 घंटे के बजाय 36 घंटे का दिन है और इधर 24 घंटे के बजाय शायद 15 घंटे का दिन है, पता नहीं, समझ से बाहर है। बहुत यानी मुश्किल, हमें यहाँ 9 टू 5 जॉब के बाद बहुत मुश्किल से कोई और टाइम मिलता है कुछ और करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान में बहुत टाइम निकल आता है। सर तो ये जो बहरहाल आइल्स वाला, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ सर। सर ये जो आइल्स वाला रिसोर्स है ना, ये बेसिकली इसका बैकग्राउंड ये है कि मेरी वाइफ ने जो अपना फ्लैट एग्जाम देना था, तो उसके लिए आइल्स दिया था। और ये बिल्कुल ऐसे दिया था कि हम लोग यूके जो है वो वीज़ा आ गया हुआ था, हम लोग जाने लगे थे। तो मैंने वैसे ही कहा, मैंने कहा कि एक दफ़ा ट्राई मार के देख लो, अगर पाकिस्तान में होता है तो वेल एंड गुड, मतलब एक एक स्टेप एटलीस्ट जो है ना वो कवर फ्लैट हो जाएगा आपका। एग्ज़ाम का हाँ। कवर हो जाएगा। तो सर ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है लेस देन 20 डेज़ थे। सारी की सारी तैयारी ऑनलाइन की थी, और मेरा ख्याल है जो एग्रीगेट स्कोर था वो 8.5 जो है वो आया था। तो आप ये देखें कि इसमें किसी किस्म की कोई एकेडमी नहीं थी, किसी जगह नहीं गए, तो इसका मतलब है कि डूएबल है।
इसी हाँ, के ऊपर काफ़ी हद तक। श्योर करते हैं कि इट इज़ डूएबल। आप थोड़ी-सी हुँ, तैयारी करें, 1 महीने की हो सकती है। सेम इज़ द केस विद जीआरई। अगर जीआरई के जो इज़राइली ने रिसोर्सेज़ शेयर किए हैं, अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं ये कहता हूँ कि और एडिशनल रिसोर्सेज़ को आप ना देखें, सिर्फ़ जो इस प्रेज़ेंटेशन वाली के ऊपर लिखे हुए हैं ना 4-5, अगर आप हुँ। वही कर लें तो आपका स्कोर आ जाएगा। बिल्कुल। यार आप मेरे को मैं बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे आके ड्राइविंग टेस्ट दिया ना, ड्राइविंग टेस्ट था मुझे सबने कहा एक ऐप है यहाँ पे अपना toronto.com, उस ऐप से आप प्रैक्टिस करें और आपका रिटन नॉलेज टेस्ट जो है वो पास हो जाएगा। मैं कहा यार ये 200 सफ़ों का जो मैनुअल मिला है आखिर इसमें कुछ ना इन्फॉर्मेशन तो होगी। मैंने उस 200 सफ़े को पढ़ना शुरू किया और थॉरोली पढ़ना शुरू किया और मैं फेल हो गया। 1 दफ़ा फेल हुआ, 2 दफ़ा फेल हो गया। अब ऐप मैंने 15 मिनट यूज़ की और मैं पास हो गया। उस ऐप के अंदर आपको बिल्कुल बने-बनाए क्वेश्चन्स ही वो आपका टेम्परामेंट बन जाता है कि इसको मैंने कैसे यूज़ कैसे करना है, ठीक है ना? तो जैसे ये मॉक टेस्ट हैं, उससे आपको टेम्परामेंट बन जाता है, आपको मॉक टेस्ट करने के बाद के क्वेश्चन्स किस तरह के आने हैं और वो किस तरह का वहाँ पे पूछा जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, बहरहाल ये मैटर करती हैं बहुत ज़्यादा। जिसने ऐप बनाई है उसने बहुत $1000 लगाए हैं, तो कुछ सोच के लगाए होंगे। ठीक है ना? और कुछ फ्रूटफुल होगा तब बनाए होंगे। अदरवाइज़ यूज़लेस चीज़ की ऐप नहीं होती इस दुनिया में। ठीक है ना? जी, बिल्कुल। सर जिस तरह अभी सर आइल्स की बात कर रहे थे, टॉफ़ल का टेस्ट आपको देना पड़ता है इंटरव्यू के बाद जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं और आपको फाइनल ईमेल आ जाती है तो फिर आप टॉफ़ल देते हैं। जैसे सर ने बताया कि उनकी वाइफ ने 20 डेज़ लगाए, ऑनलाइन रिसोर्सेज़ से दिया, उनके 8.5 ग्रैंड आ गया। सर मैंने 15 डेज़ में 2 चैनल को फ़ॉलो किया था टॉफ़ल के लिए। टॉफ़ल को 2 ठीक चैनल्स को है। फ़ॉलो करने के बाद मैंने 15 डेज़ 13 टू 15 डेज़ लगाए हैं और मेरे 120 में से 110 मार्क्स आए हैं और स्पीकिंग में मेरे 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आए हैं। मतलब सर ये वॉव! बहुत ईज़ी है कि आप घर बैठ के अपनी टाइम के मुताबिक जब रात को दिल किया, दोपहर को दिल किया, जिस मर्ज़ी टाइम आप जाके चैनल पे देखें, आप समझें, उसे पढ़ें और उसके बाद अपनी मर्ज़ी से अपने टाइम पे टेस्ट दे दें। बस बात ये कि आप जाएँ, अकेडमी का टाइम है 2 से 3, आपने उसी टाइम पे जाना है, फिर वापस आना है, फिर आप दोबारा उस चीज़ को पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। उसे अगर लर्निंग करनी है ना, तो आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं ऑनलाइन। अगर आप वाक़ई चाहते हैं अचीव करना, तो आप वो घर बैठे भी कर सकते हैं। इस तरह जो ज़बरदस्त। आपने अपना और स्कोर सर बताया ना, इसके हिसाब से तो फिर आपको एनपीटी वाले जो एस्पिरेंट्स हैं ना, उनको हाँ, तैयारी करवानी चाहिए। हाँ, क्योंकि वीज़ा उनका भी स्क्रीनिंग आप मसला वीज़ा स्क्रीनिंग फ़ौरन करवा लो, बाकी कुछ करवाओ ना करवाओ। 26 चाहिए होते हैं और वो जान के लाले पड़े होते हैं कि हाँ, वो 26 नहीं आ रहा। 26 नहीं आ और बिल्कुल। नहीं आ रहा होता क्योंकि पता है नहीं क्या आ रहा उसमें होता। काफ़ी चीज़ें हाँ, तो वीज़ा स्क्रीनिंग आप एट लीस्ट करवा लो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम 9 टू 5 जॉब करते हैं, तो हम जीआरई किस तरह दें? सर और दूसरा वो कहेंगे कि हमारा बैकग्राउंड मैथ्स का भी नहीं है, तो हमारे लिए डबल मुश्किल है। सर मेरे भाई डेंटिस्ट है बाय प्रोफ़ेशन और वो 2018 में फुलब्राइट पे गए हैं पीएचडी करने। वो 9 टू 5 जॉब करते थे एज़ अ एपी इन द एफएमएच और उसके बाद आके वो पढ़ते थे। तो सर उन्होंने 1.5 महीना लगाया है और उनका बैकग्राउंड भी मेडिकल का था क्योंकि वो डेंटिस्ट थे। तो सर उन्होंने 1.5 महीना लगाया है और उन्होंने जीआरई क्लियर किया है और जीआरई के स्कोर लेके उन्होंने अप्लाई किया है। तो सर ये जो बात है कि अगर हम 9 टू 5 जॉब कर रहे हैं तो हम नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत है। आप अगर आपका मोटिव है और आप पैशनेट हो तो आप कर सकते हो। ज़बरदस्त। सर नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट करें। जी, तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जिस तरह सर ने बताया कि होलिस्टिक अप्रोच होती है, अकेला जीआरई या ग्रेड्स मैटर नहीं करते। ओवरऑल वो देखते हैं कि आप किस तरह के हो, आपकी अचीवमेंट्स क्या है, आप मोटिवेटेड हो या नहीं हो। तो जीआरई में अगर स्कोर कम आ गया इसका मतलब ये नहीं कि आपको फुलब्राइट नहीं मिलेगा। अब एक और चीज़ है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। मेरे ख्याल से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी फुलब्राइट की एप्लीकेशन की, वो होती है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। सो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होती क्या है? ये होती है आपकी लाइफ की स्टोरी कि अब तक आप जहाँ खड़े हो आपने वो किस तरह अचीव किया है, आपकी स्ट्रगल्स, आपकी अचीवमेंट्स, आप किस तरह यहाँ पहुँचे हो और अंडरलाइंग आपकी मोटिवेशन क्या थी। फॉर एग्जांपल अगर मैं फिजिकल थेरेपिस्ट बनी हूँ या मैं इस जगह पे खड़ी हूँ तो मैं किस मोटिव से यहाँ आई थी, मैंने क्यों फिजिकल थेरेपी ज्वाइन की, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये नहीं कि अगर आपने इसमें अपनी मोटिवेशन और स्ट्रगल्स को बताना है तो आप अनरियलिस्टिक हो जाओ कि आप इस तरह की बातें लिखो कि जो कि रियलिटी से बहुत दूर हो। वो क्योंकि वो लोग एप्लीकेशन वो एसओपीज़ पढ़ते रहते हैं और उन्हें पता चल जाता है 1 मिनट में कि कौन-सा बंदा रियलिस्टिक होके बता रहा है उन्हें चीज़ें और कौन-सा अनरियलिस्टिक है। तो उनको रियलिस्टिक ये होना ना बहुत बताया ज़रूरी कि है। हम 13 घंटे पहले सुबह वॉक करते थे और 13 घंटे वापसी वॉक करते थे कॉलेज जाने के लिए। तो वो टोटल 25 घंटे की वॉक ही हो जाए। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। तो इसलिए आपकी एसओपी में अंदर आपकी अचीवमेंट, स्ट्रगल, आपकी लाइफ़ की पूरी स्टोरी होनी चाहिए।
इसका स्ट्रक्चर या इसका एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, ये ऑर्गेनाइज होनी चाहिए और एक सर्टेन ऑर्डर को फॉलो करें। आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करें कि आप ये ना कि आप पहले आप एक 2012 की बात बता के फिर 2025 के बाद फिर 2012 पे आ जाएं, इस तरह नहीं। आपने एक ऑर्डर को फॉलो करना है और इस तरह अपनी स्टोरी को बयान करना है। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने रीडर को एंगेज रखना है। एंगेज से पहले ये है कि आपका जो स्टार्ट हो एसओपी का वो आई कैचिंग होना चाहिए। अब अगर आप लिख रहे हैं माय नेम इज इसरा अनवर, आई डिड माय मास्टर्स इन दिस एंड दिस, तो वो कहेगा कि यार ये तो मैं बहुत सारी एसओपीज में पढ़ चुका हूँ, इसमें डिफरेंट क्या, मतलब वो नहीं पढ़ेगा आप ये आगे। आपको जो स्टार्ट होना चाहिए वो आई कैचिंग होना चाहिए कि रीडर्स को ओके अब मैं और पढ़ूं कि इसने और आगे क्या ऐसा लिखा है। इस आई कैचिंग बनाने के लिए आप कोटेशंस यूज कर सकते हैं, आप फैक्ट एंड फिगर्स यूज कर सकते हैं, आप कोई लाइफ स्टोरी बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैंने एसओपी पढ़ रही थी, उसके अंदर उसने अप्लाई करना था इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए, तो उसने अपने बचपन की स्टोरी बताई कि वो अपने दादा अबू को देख रहा था ये काम करते, तो उसके दादा अबू ने से कहा तुम आओ मेरी हेल्प करो, और इस तरह मुझे वो मोटिवेशन मिली और मैंने डिसाइड किया कि मैं आगे जाके इस फील्ड में जाऊंगा। तो इस तरह का स्टार्ट आप दें, ना कि सिंपल आप लिख दें कि मेरा नाम ये है, मैंने ये किया है सब कुछ, क्योंकि इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर आप ये लिखेंगे तो रीडर कहेगा, जो पढ़ रहा होगा वो कहेगा मैं पढ़ूं आगे और क्या इसकी स्टोरी में है। तो इसलिए आपका आई कैचिंग स्टार्ट होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो उन्होंने अपनी उसमें पैनल में भी लिखी हुई है कि प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए। अगर आपका प्लेजरिज्म होगा तो वो आपको किसी भी स्टेज पर डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो फुल ब्राइटर्स बता रहे होते हैं तो कमेंट्स में वो उनसे उनकी एसओपी आरओ मांगते हैं कि हमने देखना है क्या है। पहली बात ही उनको इस तरह ये पर्सनल चीज़ है, वो अलाउ नहीं होता कि वो इस तरह फुल ब्राइटर्स अपनी वो दें, और उसके बाद वो सेम वो चीज़ कॉपी करके अपनी एसओपी लिख देते हैं, तो सिंपल प्लेजरिज्म आ जाएगा। उनके पास एक डाटा है सारा कुछ, तो जैसे ही प्लेजरिज्म डिटेक्ट होगा आप उसी टाइम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो आपने दूसरों की स्टोरी नहीं लिखनी, आपने अपनी स्टोरी लिखनी है। आप बैठेंगे, आप पेन पेपर में, आपको 10 दिन लगेंगे सोचने में, 15 दिन भी हो सकता है लगे, लेकिन आपने लिखना शुरू करना है। कि अब ये नहीं कि आपको आई कैचिंग स्टार्ट मिलेगा तो ही आप लिखेंगे, नहीं, आप लिखे बचपन से अब तक आपने क्या अचीव किया, क्या आपके लाइफ के इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे, वो सारा राइट डाउन करें, और उसके बाद देखें कि आपने उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, ना कि आप स्टार्ट में ही बैठे रहे कि मैं आई कैचिंग स्टार्ट क्या दूं। अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने जब ऐसे पे लिखना शुरू किया है तो मैंने स्टार्ट ही लिखा पहले, क्योंकि स्टार्ट आप आई कैचिंग अब इतने तो कोई भी नहीं होता कि वो एकदम इतना स्ट्राइकिंग स्टार्ट दे दे। मैंने अपनी स्टोरी लिखना शुरू की, मैं किस तरह, मैंने कहाँ से पढ़ा, और उसके बाद मैं किस तरह पहुंची। बेसिकली मैं झंग से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने अपनी स्टोरी में लिखा कि मैं झंग से बिलोंग करती थी, तो अपॉर्चुनिटीज़ कम थी, मेरे पेरेंट्स लाहौर आए, और इस तरह की चीज़ें मैंने लिखी। अब एक फैक्टर होता है कि ये ना वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी बहुत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने से भी बिल्कुल यही कह दे कि हाय मेरे घर के पास तो सिर्फ स्कूल नहीं था, मेरे पेरेंट्स मुझे पढ़ने नहीं देते थे। ये सब कुछ हो चुका हुआ और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। अब आप ये लिख देंगे, आपकी वो कोई भी नहीं पढ़ेगा आगे। आपको रियलिस्टिक, वही पॉइंट, आपको रियलिस्टिक होना चाहिए कि असल में मसला क्या है। आपने सब कुछ, मैंने ये ज़रूर लिखा कि मैं बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करती हूँ। मैंने ये कहीं नहीं लिखा कि मैंने इसकी वजह से बहुत स्ट्रगल किया, मुझे पढ़ने नहीं देते थे या मुझे सपोर्ट नहीं थी, मैं इस तरह कुछ नहीं लिखा। मैं सिर्फ मेंशन किया है कि मेरे ये इशू था, ये हर्डल थी, लेकिन इसको मैंने अपने स्टेप बाय स्टेप उसको अचीव किया चीज़ों को, और मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो पर्पज़ ये है कि आपने अपनी स्टोरी बतानी है इसके अंदर सारी। और इसके अलावा बहुत एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे ग्रेड्स लो हैं तो हम किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एसओपी ही आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है जिसमें आप बता सके अगर आपकी जो ग्रेड्स कम आए हैं वो क्यों आए हैं। आप बताएं कि मैंने साथ साथ ये कर रही थी, मैं साथ साथ ये अचीव करी थी, मेरे ग्रेड्स लो आए हैं। आपके पास बहुत अच्छा एक मौका है कि आप एक्सप्लेन करें कि अपने लो ग्रेड्स की रीज़न क्या थी, क्या आपको हर्डल्स देखने पड़े, क्या फेस करने पड़े जिसकी वजह से आपके लो ग्रेड्स आए। और अगर आपके पास एक वैलिड रीज़न होगी तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। तो इसलिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एसओपी। और एसओपी सबसे मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो कि रीडर को आपके बारे में कुछ नहीं पता, वो आपकी एसओपी से पढ़ना शुरू करता है कि आप कौन हो और आइडिया लेता है। तो जो फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन किसी रीडर के पास जाता है वो आपकी एसओपी है। तो आपको अपनी एसओपी में बहुत काम करना होगा ताकि एसओपी आपकी अच्छी हो। और एसओपी में आपने बताना क्या है, आपने उनको बताना है कि आप डिफरेंट किस तरह हो, बाकी जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं इतने सारे, वो आपको क्यों रखे, आपका यूनिक फैक्टर क्या है, आप डिफरेंट कैसे हो उनसे। आप इसमें बता सकते हो कि आपका एक्सपीरियंस है आपकी इंडस्ट्री में, आपने बहुत सारे इंटर्नशिप की हुई हैं, आपने अगर फिजिकल थेरेपिस्ट की बात करूँ फ्री कैंप्स किए हुए हैं, आपने 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 किसी डिफरेंटली एबल जो एनजीओज के लिए काम करती है उसमें काम किया है, आपने फ्री वर्क किया है। वो इसी जो फ्री वर्क और एनजीओ रिलेटेड वर्क होता है ना, इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आप जो कम्युनिटी वर्क होता है, अगर आपने कोई कम्युनिटी वर्क किया है तो आप ज़रूर इस चीज़ को मेंशन करें क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल होता है।
और इसके अलावा आपने उनको रीजंस बतानी है कि आप क्यों जाना चाहते हैं और आप ही को क्यों हम दें। तो आपने रीजंस बतानी है कि आप अपनी कम्युनिटी में चेंज लाना चाहते हैं, क्या चेंज लाना चाहते हैं, आपकी डिग्री के बाद आपकी कम्युनिटी, आपकी कंट्री को क्या फ़ायदा होगा। तो इस तरह की चीज़ें आपने एसओपी में लिखनी है। और लास्ट में आपने लिखना है कि फुल ब्राइट ही क्यों, और बहुत सारी स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं, लेकिन आप फुल ब्राइट के थ्रू ही क्यों जाना चाहते हैं, ये चीज़ आपने बतानी है। और आपने बतानी है कि फुल ब्राइट की स्कॉलरशिप किस तरह आपको आपके गोल्स को अचीव करने में मदद करेगी, और किस तरह आप अपनी कंट्री को, बीइंग अ पाकिस्तानी, आप यूएस जाके अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है फुल ब्राइट। इसमें आप उनसे उनका कल्चर सीखते हैं और अपना कल्चर उनको दिखाते हैं क्या है। आप उधर एज अ पाकिस्तानी, वो आप जो आप हैं वो वो पाकिस्तानी है, तो वो आपको देखेंगे कि पाकिस्तानी किस तरह के होते हैं, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको। तो आपको ये भी उनको बताना है कि आप किस तरह पाकिस्तान के लिए काम कर सकते हैं। तो अगर मैं सम करूँ इस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को, तो आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस सिंपल और रियलिस्टिक होनी चाहिए, लेकिन येट इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। और इसके अंदर ये सारी चीज़ें कि आपने स्ट्रगल्स, आपकी हर्डल्स, आपकी अचीवमेंट्स, आपके यूनिक फैक्टर, आपकी इंटर्नशिप्स, आप यूएस क्यों जाना चाहते हैं, आपकी कम्युनिटी को क्या फ़ायदा होगा, और आप पाकिस्तान को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ये सब चीज़ें एसओपी के अंदर आनी चाहिए। और आपकी एसओपी को उन्होंने वर्ड्स की लिमिट दी हुई है, आपकी एसओपी 700 टू 750 वर्ड्स की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा या नहीं होनी चाहिए। तो अब सर आगे कीजिएगा। अब अच्छा आइट्स में इसमें 250 और 400 वर्ड्स लिखने होते हैं, ये तो फिर 750 है। सर इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा कि जैसे इसरा ने बताया ना कि 750 वर्ड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के लिए ये बहुत ही शॉर्ट अमाउंट ऑफ वर्ड्स है, एग्जैक्टली। ठीक है। और इसमें आपने ये कंडेंस करना है, समंदर को अ, में बंद करना कुएं में बंद करना है, बिल्कुल सर। है। और दूसरी बात ये है कि हमेशा वो जैसे पहले आपने बात की है कि लोग कहते हैं कि हमें ज़रा दिखा दें अपनी एसओपी, हम भी देख के लिख लें, या कोशिश करते हैं थोड़ी बहुत कॉपी पेस्ट हो जाए। तो मेरे ख्याल में ये है कि हमारी ना ज़िंदगी थोड़ी सी डायरेक्शनलेस चल रही होती है, कि इन अ सेंस ये है कि एफएस की किसी ने कहा डिप्टी मिशन ले लें, हमने ले लिया, डिग्री भी हो गई, उसके बाद कहीं ना कहीं प्रैक्टिस भी करनी शुरू कर दी। तो लाइफ की कोई डायरेक्शन नहीं होती, आपको पता नहीं होता कि आपका 5 ईयर प्लान, 10 ईयर प्लान क्या है। तो लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप एक फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखते हैं ना, तो ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना बजाते खुद आपकी जो प्रोफेशनल डायरेक्शन है उसको बड़ा सेट कर देता है। आपको अंदाजा हो जाता है कि प्रीवियसली मैंने क्या किया, आगे मैं क्या करना चाहता हूँ। बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। सर अगर मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूं, जब मैंने अपनी एसओपी लिखना शुरू किया है, जब मैंने फर्स्ट ड्राफ्ट लिखा है, तो वो 2000 वर्ड्स का था। अब 750 वर्ड्स में उसको लेकर आना एक बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए। सो उसको 750 वर्ड्स में लाना और ये सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड करना और एक अच्छा स्टार्ट देना, ये बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए। सो उस टास्क तक पहुंचने के लिए उस फर्स्ट ड्राफ्ट से लेकर जो मेरा फाइनल ड्राफ्ट था, वो 14th नंबर था। मैंने इसके दौरान 14 एसओपीज लिखी हैं अपनी, ठीक ही दोबारा लिखी, ठीक ही दोबारा की। तो मैंने 14 ड्राफ्ट्स बनाए थे, उसका जो फाइनल वन था वो 14 था। तो ये एक दिन का या 2 दिन का काम नहीं है, इसके लिए आपको टाइम चाहिए होता है, आपको चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, उनको राइट डाउन करना पड़ता है, उनको अरेंज करना पड़ता है, और फिर डेफिनेटली आखिर में उस वर्ड लिमिट के अंदर लाना पड़ता है। तो ये बहुत आपको इसमें स्टार्ट से इस पे काम करना चाहिए। ये ऐसे ही है कि आपने अपने सीवी को फेसबुक के प्रोफाइल में जो बायोडाटा ऊपर देना होता है ना, 3 लाइनों में उसमें एक्सप्लेन 3 लाइनों का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल तो सर। ये जो गाइडलाइन यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशन फाउंडेशन जो फुलब्राइट देखती है पाकिस्तान में, उनकी तरफ से गाइडलाइंस हैं। उस गाइडलाइन के थ्रू ही मैंने जो फैक्टर्स एक्सप्लेन किए थे वो मैंने पीछे किए थे, लेकिन मैं आपको उनकी गाइडलाइंस जो एग्जैक्ट वर्डिंग है वो बताती हूँ। दिस पर्सनल स्टेटमेंट शुड बी नरेटिव स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग हाउ यू हैव अचीव्ड योर करंट गोल्स। इस तरह मैंने बताया कि आपकी गोल्स क्या आपने अचीव किए, क्या आपने स्ट्रगल्स फेस की, और क्या आपकी अचीवमेंट्स थी। इट शुड नॉट बी मेयर लिस्टिंग ऑफ फैक्ट्स, कि आप सिर्फ ये नहीं बता दें कि मेरा नाम ये है, मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया और मैं यहाँ तक पहुँच गई। आपने सिर्फ मेरे लिस्टिंग नहीं करनी, आपने एक स्टोरी बतानी है उनको। इट शुड इंक्लूड इन्फॉर्मेशन अबाउट योर एजुकेशन, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, स्पेशल इंटरेस्ट एंड कैरियर प्लान्स। जैसे एजुकेशन, आप अब यहाँ जो आपने पीछे प्रीवियस पढ़ी है और अब तक जो पहुँचे वो सारी एजुकेशन, आपका जो एक्सपीरियंस था। इसके अलावा आप अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बता सकते हैं, और सब ने बताया कि आपने कैंप्स किए हैं वो बताएं, आपने इंटर्नशिप्स की हैं वो बताएं, आपने एनजीओ के साथ काम किया है वो बताएं, एंड देन आपके कैरियर प्लान्स कि आप आगे करना क्या चाहते हैं। Describe any significant factor that has influenced your educational or professional development. जिस तरह what is unique about you, मैंने बताया कि अब वो आप ही को सिलेक्ट क्यों करें, आप में ऐसा क्या है जो बाकियों में नहीं है, आपने वो एक्सप्लेन करना है यहाँ।
comment on the number of the years of practical experience already completed in the field of which academic work will be done in the US. आपने बताना है कि आप जिस फील्ड में आगे जाना चाह रहे हो उसके बारे में आपने क्या पीछे पढ़ा है और कितना पढ़ चुके हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है, सब चीज़ें। और इस स्टेज पे यूनिवर्सिटी का, किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं कि आप इसमें ही जाना चाहते हैं और किसी में नहीं। अब ये इस टाइम आपने मेंशन नहीं करना। और एक और चीज़ सर, पर्सनल स्टेटमेंट इसलिए भी अच्छी है, अक्सर लोग अपनी फील्ड चेंज करते हैं। फुलब्राइट आपको फील्ड चेंज करने की ऑप्शन भी देता है। फॉर एग्जांपल एक बंदी को जानती हूँ जिसने इंजीनियरिंग की थी, लेकिन अब उसने एमएस के लिए अप्लाई किया फुलब्राइट के थ्रू रिलीजनल स्टडीज़ में। वो रिलीजन की स्टडीज़ पढ़ रही है। अब कितना ड्रास्टिक चेंज है कि वो इंजीनियर थी बाय बैकग्राउंड और अब उसने रिलीजन स्टडीज़ पढ़नी है। तो ये नहीं कि फुलब्राइट रिजिड है कि अगर आपने इंजीनियरिंग या आपने मेडिकल किया है तो आप उसी में ही जा सकते हैं और किसी में नहीं जा सकते। लेकिन आपके पास एक वैलिड रीजन और सॉलिड जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि आप इतनी ड्रास्टिक चेंज क्यों ला रहे हैं। अगर आप उस चीज़ को जस्टिफाई कर देते हैं तो वो आपकी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे और आपको उस फील्ड में जाने के मौका दे देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, सो एसओपी हो गई। एसओपी के साथ एक और डॉक्यूमेंट होता है रिसर्च ऑब्जेक्टिव, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव होता ये है कि आपने अपनी फील्ड में क्या पढ़ा है, आप क्या कर चुके हैं और आगे फर्दर क्या करना चाहते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट रिसर्च, योर स्टडीज़, योर स्पेशलिटी, सब कुछ। जो एसओपी है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो सिंपल आपके वर्ड्स होने चाहिए। अच्छा, एसओपी में आपको फैंसी वोकैबुलरी यूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल भी लिख देंगे तो वो भी मोर देन इनफ होगा। बहुत सारे लोग फैंसी वोकैबुलरी यूज़ करके इम्प्रेस करना चाह रहे होते हैं रीडर को। ऐसा नहीं है, आपने अपनी स्टोरी बयान करनी है जो कि रियलिस्टिक और सिंपल होनी चाहिए। और जहाँ तक आरओ की बात है, आरओ के अंदर आप अपने वर्ड जो आप जिस फील्ड के हैं उसके जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं आरओ के अंदर। और इसके अलावा जो एसओपी जो सिंपल है ना, इसमें आपने उनको बताना है कि आपने जो रिसर्च वर्क करना है यूएस जाके या जो आपने स्टडीज़ करनी है वो कौन सी है और वो इम्पॉर्टेंट क्यों है आपके लिए और आपकी कंट्री के लिए। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव होता है कि व्हाट यू हैव स्टडीड सो फार। सेकंड, व्हाट डू यू वांट टू स्टडी थ्रू फुलब्राइट। आप फुलब्राइट के थ्रू क्या पढ़ना चाह रहे हैं, आइदर आप मास्टर्स के लिए जाना चाह रहे हैं और पीएचडी के लिए जाना चाह रहे हैं और पीएचडी किस चीज़ में करना चाह रहे हैं। एंड देन अगेन बहुत सारी चीज़ें एसओपी और आरओ में ओवरलैपिंग है कि वाई फुलब्राइट, वाई यूएस, आपके गोल्स या अपनी कंट्री के लिए क्या करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ओवरलैपिंग है आपकी एसओपी में भी और आपकी आरओ में, तो कुछ चीज़ें ओवरलैप कर जाती हैं। लेकिन रिसर्च ऑब्जेक्टिव आपकी स्टडीज़ और रिसर्च से रिलेटेड होना चाहिए। आपकी आरओ के अंदर आपका एम क्या होना चाहिए, आपने उनको बताना है कि आपने क्या स्टडी करना है और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है और आपने उसके लिए रीजनिंग देनी है। कि फॉर एग्जांपल मैंने अपनी आरओ मेंशन किया था कि मैं ह्यूमन बायोमैकेनिक्स पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्यों पढ़ना चाहती हूँ, मेरे रीजंस क्या है, उससे फ़ायदा क्या होगा मुझे, मेरी कम्युनिटी को, मेरे प्रोफेशन को। तो ये सब चीज़ें आपने बतानी है अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव के साथ कि असल में इससे फ़ायदा क्या होगा। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने इसके अंदर अपनी जो टेक्निकल टर्म्स है वो यूज़ करने हैं और आपने उनको डीपली जाके बताना है कि असल में आप काम क्या करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं फिजिकल थेरेपी की बात करूँ तो आप इसमें वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, स्टैटिक बैलेंस, डायनामिक बैलेंस, बायोमैकेनिक्स, काइनेजोलॉजी। क्योंकि जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव होती है ना, ये आपके यूनिवर्सिटी के जो डिपार्टमेंट जिसमें आप जाना चाह रहे हैं उन्होंने पढ़नी है और वो सब कुछ जानते हैं फील्ड के बारे में। तो इसलिए आपने उनको अपनी फील्ड से रिलेटेड जो सब कुछ जानते हैं, तो इसलिए आपने वो वर्ड्स यूज़ करने हैं जो आपकी फील्ड में यूज़ होते हैं, ना कि सिंपल वर्ड्स। और आपके आरओ में रेलेवेंस होनी चाहिए कि आपने जो पीछे पढ़ा है और जो आप पढ़ना चाह रहे हो उसमें एक लिंक डेवलप होना चाहिए, कोहेरेंट होने चाहिए कि आपने जो पीछे पढ़ा है उसी को आप कंटिन्यू करना चाह रहे हो आगे और इसके अंदर ये करना चाह रहे हो जिससे आपकी कम्युनिटी को ये और ये फ़ायदा होगा। इसके अंदर आपने अपने फ्यूचर के गोल्स बताने हैं कि आप अपनी स्टडी के दौरान आप कौन से गोल्स अचीव करोगे, शॉर्ट टर्म गोल्स, और स्टडीज़ के बाद जब आप वापस पाकिस्तान आओगे तो आप अपनी कम्युनिटी में क्या चेंज लाओगे, कैसे लाओगे और किस चीज़ के थ्रू लाओगे, आपने ये चीज़ भी मेंशन करनी है इसके अंदर। तो सर आगे कीजिएगा। तो ये जो गाइडलाइंस है यूएसएफपी की, इसमें लिखा हुआ है राइट अ क्लियर एंड डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टडी रिसर्च ऑब्जेक्टिव। जैसा आपने बताया कि आपने क्या करना क्या चाह रहे हो असल में, एंड गिव योर रीजन ऑफ वांटिंग टू परसू दैम, और वो करना क्यों चाह रहे हो। बी स्पेसिफिक अबाउट योर मेजर फील्ड एंड स्पेशलाइजेशन इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी एसओपी में मेंशन किया कि मैं फिजिकल थेरेपिस्ट हूँ और फिजिकल थेरेपिस्ट में चेंज लाना चाह रही हूँ कोई उसकी फील्ड में ना, लेकिन मैं आरओ में लिखूंगी कि मैं फिजिकल थेरेपी के किस स्पेशलाइजेशन में करना चाह रही हूँ। बहुत सारी स्पेशलाइजेशन होती है फिजिकल थेरेपी के अंदर, मैं किसका पार्ट बनना चाह रही हूँ। मैंने बायोमैकेनिक्स को मेंशन किया, मैंने ह्यूमन मूवमेंट को मेंशन किया, मैंने एंगल्स, बोन्स, इन चीज़ों को मेंशन करके अपने आरओ लिखी है।
उसके बाद डिस्क्राइब द काइंड ऑफ प्रोग्राम यू एक्सपेक्ट टू अंडरटेक एंड एक्सप्लेन हाउ योर स्टडी प्लान फिट इन योर प्रीवियस ट्रेनिंग एंड योर फ्यूचर ऑब्जेक्टिव। और आपने बताना है कि जो आप स्टडी करना चाह रहे हो, जो यूएस में जाके जो डिग्री करना चाह रहे हो, उसका लिंक क्या बनता है आपकी प्रीवियस स्टडीज़ के साथ, और फ्यूचर में वो आपको किस तरह फ़ायदा पहुंचाएगी, उसके थ्रू आप क्या अचीव कर सकोगे या करना चाह रहे हो। एंड अगेन ये भी आपने 700 टू 750 वर्ड्स के अंदर डिस्क्राइब करनी है। राइट सर, नेक्स्ट। सो लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, फुल ब्राइट के लिए आपको 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होते हैं, और जो इसका फॉर्मेट है वो जो एप्लीकेशन फिल कर रहे होंगे ऑनलाइन फुल ब्राइट की, तो उसके अंदर नीचे लिंक में गिवन होगा उसका फॉर्मेट पीडीएफ के अंदर, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उसका क्या फॉर्मेट है। सो जो 3 एलओआर होनी चाहिए, इनके जो टोटल वर्ड्स होने चाहिए वो अप टू 750 वर्ड्स, अगेन 750 वर्ड्स होने चाहिए। और उन 3 एलओआर में से एक आपकी एकेडमिक एलओआर होनी चाहिए। एकेडमिक मतलब जहाँ से आपने इंस्टीट्यूट से पढ़ा है, उनके टीचर से किसी से आप एलओआर लिखवाएंगे। एक आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए। प्रोफेशनल में ये नहीं कि अगर आपने कहीं से जॉब किया, अगर आपने कहीं से इंटर्नशिप की है तो आप वहाँ से भी लिखवा सकते हैं। मैंने जो 3 एलओआर लिखी थी, एक मैंने जहाँ इंटर्नशिप की थी वहाँ से ली थी, एक मैंने अपने कॉलेज के प्रोफेसर से ली थी, और तीसरी मैंने अपनी जो मैंने अंडरग्रेड में रिसर्च प्रोजेक्ट किया था उनके सुपरवाइजर से ली थी। तो मैंने ये 3 इस तरह पूरी की थी। तो आपके लिए आपकी अपनी मर्जी, आप 2 एकेडमिक ले लें या 2 आप प्रोफेशनल ले लें, एकेडमिक ले लें, वो आप पे टोटली डिपेंड करता है। लेकिन आपको टीचर से पहले बात करनी होगी ताकि टाइम पे आपकी जो एलओआर वो सबमिट हो सके। लेकिन ये एक क्वेश्चन ये है, बहुत बड़ी रुकावट जो है, मैं असबर को पता है यूके की यूनिवर्सिटियां क्या करती हैं, अब वो सिर्फ आपको ईमेल आपके प्रोफेसर का पूछती हैं और उसको खुद डायरेक्ट ईमेल कर देती हैं कि हमें इस स्टूडेंट का एलओआर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दें, और कुछ ज़्यादा नहीं करना होता अब तो, बल्कि सिर्फ क्वेश्चनियर आता है एक प्रोफेसर को, उसमें 5-6 चीज़ें होती हैं और उस प्रोफेसर ने सिर्फ स्क्रॉल कंपोज कुछ नहीं करना, सिर्फ यस नो यस नो यस नो टिक या करना होता ऑप्शन है सर, बिल्कुल। सिर्फ टिक करना होता है और वापस भेज देना होता है। अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत सारे केसेस में जानता हूँ कि बच्चे ने अपने प्रोफेसर से पूछा, सर आपका ईमेल एड्रेस हम रेफरेंस के लिए दे दें, उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल दे दें। उसके बाद प्रोफेसर भी गुम और रिकमेंडेशन भी गुम, पता ही कुछ नहीं। मैं नहीं, ये तो ऐसे सही स्टूडेंट है। को भी जानता हूँ जिसका स्कॉलरशिप रिजेक्ट हुआ हुआ इस बेस के ऊपर, ठीक है ना, कि प्रोफेसर ने रिप्लाई नहीं किया, वो रोज प्रोफेसर के दरवाजे के बाहर बैठा हुआ है, सर वो आपको ईमेल आ चुकी है, वो क्लिक 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 कर दे सर, ठीक है ना। तो ये बड़े अजीब रवैये हैं हमारी कौम में। बहरहाल इसके ऊपर एक अलग इस पर एक वीडियो बनेगी टिकटॉक की। जिसमें सर हम अपना गुस्सा निकालेंगे। हाँ गुस्सा निकालेंगे बिल्कुल। हम अपना क्या निकालेंगे यार, उनका निकालेंगे जो बेचारे भुगत रहे हैं, बेचारे बच्चे। हमें तो एग्जैक्टली सर, ठीक है, ऐसे अल्लाह का शुक्र है ठीक हो गया, लेकिन बहरहाल अफसोस होता है ना। ऐसे हर बंदे को अफसोस होगा जो चाह रहा होगा कि दूसरे की भलाई हो रही है, उस हर बंदे को अफसोस हो रहा होगा, बिल्कुल। और उस हर बंदे को दिली तसल्ली हो रही होगी जो चाह रहा होगा कि इसका फायदा ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको अंदाजा हो जाएगा। बिल्कुल। जी इसरा, क्योंकि ये सर होता है इसरा, यूएस या आप यूके, कंफ्यू आप आपके साथ नहीं हुआ, लेकिन ये होता है। हम क्योंकि मैं और असबर डेली इन चीजों को फेस कर रहे हैं, तो हमारे पास बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हैं इन चीजों की। सर तो आई एल बिल्कुल मैं एग्री ऑडियंस करती हूँ, को होता चाहिए, है ये। एलओ आर रहने से पहले आप बड़ा सारा नाम ना देखा करें कि ये प्रोफेसर डॉक्टर पीएचडी फलाना 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 है, ठीक है। बाहर वालों को कोई टेंशन नहीं कि ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, ये बहुत, उनको कोई पता नहीं होता कि कौन सा इदारा क्या है क्या नहीं। आप रिकमेंडेशन लें, जेन्युइन लें, और उस बंदे से लें जो रिप्लाई भी करे उनको, बिल्कुल, जिस ऐसा बंदा हो जो एक्सेसिबल हो। एक्सेसिबल हो। ये ज्यादा अच्छा लफ्ज कह दिया है इस बंदे ने। क्योंकि सर इंटरनेशनल लाइक जो बाहर है, यूके कह लें, कनाडा कह लें या यूएस कह लें, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीचर की। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में शामिल होता है कि वो आपको एलओआर लिख के दे। लेकिन जो हमारे यहाँ कल्चर है उसमें ये होता है कि स्टूडेंट्स को खुद लिखनी पड़ती है, और वो लिखने के बाद भी टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो उस चीज़ को लाइक अपलोड ही करते सिंपल। तो ये हमारे यहाँ सही कह बहुत रहे एक अजीब कल्चर है इस बारे में। हैं। तो एक्चुअली एलओआर में लिखना क्या होता है, अपने एलओआर में आपने बताना है कि आप टाइप ऑफ रिलेशन, जो बंदा आपके लिए एलओआर लिख रहा है उसका रिलेशन क्या है आपसे। आपका टीचर है जहां आप काम करते थे, आपका सुपर वहाँ वो आपका काम बॉस था, या आप जहां आपने इंटर्नशिप की वहाँ, या आपके जो रिसर्च प्रोजेक्ट किए उसके सुपरवाइजर है। आपने उन्होंने मेंशन करना है कि हम ये हैं।
और उन्होंने साथ बताना है कि कितने टाइम के ड्यूरेशन के लिए उन्होंने आपके साथ काम किया है, किस तरह का रिलेशन था, इंटरेक्शन किस तरह का आपस में रहा, आपके अंदर क्या-क्या क्वालिटीज़ थी जो उन टीचर या सुपरवाइज़र को आपके अंदर नज़र आई, उन्हें वो सब चीज़ें उसमें हाइलाइट करनी होती है। और आखिर में उन्होंने आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करना होता है स्कॉलरशिप के लिए। और सिर्फ इसमें ये सब कुछ ही होता है कि आपने सिर्फ क्वालिटीज़ बतानी है स्टूडेंट की क्या है, लाइक पंक्चुअल है, मैनेजमेंट टाइम की अच्छी करता है, इस तरह की चीज़ें टीचर्स ने लिखनी होती है। और ये 700 वर्ड्स की ना भी हो, 300, 400, 500 वर्ड्स की हो, तो उसका कोई मसला नहीं होता। और अब जब टीचर ने ये लिख दी है तो उसके बाद फुल ब्राइट की एप्लीकेशन पे पहुंचेगी कैसे? पहले तो ये बाय पोस्ट पहुंचानी होती थी, लेकिन उन्होंने कोई अपना सिस्टम चेंज किया है। अब जैसे ही आप एप्लीकेशन फिल कर रहे होंगे, जहाँ रिकमेंडेशन लेटर का ऑप्शन होगा, वहाँ आप अपने प्रोफेसर की ईमेल पुट करेंगे। ईमेल जैसे ही आप डालेंगे तो आपके प्रोफेसर को एक ईमेल आ जाएगी। ईमेल के अंदर एक लिंक गिवन होगा, वो लिंक को खोलेंगे और उस लिंक के अंदर वो फाइल अपलोड कर देंगे। तो जैसे वो फाइल अपलोड करेंगे आपको पता चल जाएगा, आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपकी एलओआर एक टीचर ने अपलोड कर दिया है। तो इसी तरह जो तीनों टीचर की आप ईमेल आईडी पुट करेंगे, उनको ईमेल जाएगी और ईमेल का लिंक खोल के वो वहाँ अपनी फाइल अपलोड कर देंगे, तो एलओआर उन तक रिसीव हो जाएगी। लेकिन स्टिल मैं आपको दोबारा यही कहूँगी कि जब भी एलओआर के लिए आपने किसी टीचर से कहना है तो उनसे टाइम से पहले ही उनसे बात कर लें कि हमें, क्योंकि सर ने बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट को जानते हैं जिनकी स्कॉलरशिप सिर्फ एलओआर की वजह से रह गई थी। तो इसलिए मैं भी यही रिकमेंड करूँगी आप टीचर से पहले बात कर लें कि आपको उनकी हेल्प चाहिए एलओआर के अंदर, ताकि वो टाइमली उस चीज़ को अपलोड कर दें, ताकि आपको टेंशन से बचे कि मेरी सब एप्लीकेशन कंप्लीट है लेकिन एलओआर रहती है, वो पता नहीं कब अपलोड होगी। तो इसलिए बेहतर है कि आप उनसे पहले इस बारे में बात कर लें। सर नेक्स्ट। हाँ, जिस तरह मैंने आपको बताया कि क्लिनिकल स्टडीज़ के लिए फुल ब्राइट नहीं है, लेकिन फिजिकल थेरेपिस्ट के लिए फुल ब्राइट है कैसे? ये इस स्लाइड इसके लिए है कि कौन-कौन सी ऑप्शंस ऐसी हैं जिसमें फिजिकल थेरेपिस्ट अप्लाई कर सकते हैं आइदर फॉर मास्टर्स और फॉर पीएचडी। ये जो मैंने लिखी है लिमिटेड है, इसके अलावा और बहुत सारी ऑप्शंस होंगी जो कि आप गूगल कर सकते हैं, आपको मिल भी जाएँगी। लेकिन ये चंद जो मुझे जो मैंने गूगल की थी, जो मुझे पता चली थी, वो मैंने आपके सामने लिख दी हैं। आप अपने मास्टर्स या पीएचडी कर सकते हैं बायोमैकेनिक्स के अंदर, न्यूरोमैकेनिक्स के अंदर, मोटर कंट्रोल के अंदर, मोटर बिहेवियर, मोटर नर्डिंग, न्यूरोसाइंसेज, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन एंड डिसेबिलिटी स्टडीज। अगेन ये लिमिटेड ऑप्शंस मैंने आपके सामने लिखी हैं। इसके अलावा और बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और उनके थ्रू आप फुल पैड पे जा सकते हैं। तो इसलिए ये जो थी, ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए स्लाइड मैंने बनाई है कि अगर मैं सिर्फ सिंपल कह देती कि फुल ब्राइट के लिए फिजिकल थेरेपिस्ट अप्लाई कर सकते हैं, तो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हुए थे कि कौन सी फील्ड हम किस में अप्लाई करें, हमें तो नहीं पता फील्ड्स का। तो इसको उस क्वेश्चंस के लिए मैंने ये स्लाइड डाली है, ताकि आपको कम से कम लिमिटेड फील्ड्स का तो पता चले कि कौन कौन सी फील्ड्स में फिजिकल थेरेपिस्ट अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन अगेन बहुत सारी और फील्ड्स आप सर्च करें, आपको और बहुत सारी यूनिवर्सिटी की पेजेस पे आपको मिल जाएगा कौन से डिपार्टमेंट है जहाँ फिजिकल थेरेपिस्ट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि नॉन क्लिनिकल है, सारी नॉन क्लिनिकल है। तो आपको उधर से भी, गूगल से भी कुछ आइडिया हो जाएगा। तो ये सिर्फ आपकी आइडिया के लिए मैंने स्लाइड एंटर की है। सर नेक्स्ट। राइट। सो अब तक हमने जो कवर कर लिया है कि हमने फुल ब्राइट के लिए अप्लाई कैसे करना है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप है कि आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा दी और अब आपको इंटरव्यू की कॉल आई है। तो क्या इंटरव्यू क्या होता है, कैसे होता है और कब होता है? सर काइंडली नेक्स्ट कीजिएगा। राइट। सो टाइमलाइन बताऊँ तो लास्ट ईयर जब मैंने अप्लाई किया था तो जुलाई 9 लास्ट डेट थी एप्लीकेशन सबमिट करवाने की, और मुझे इंटरव्यू की कॉल आई थी अगस्त में, अगस्त 27 को, और मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था अक्टूबर की 12 को। तो इस जो इंटरव्यू की कॉल आना और इंटरव्यू की कॉल से लेकर इंटरव्यू के दरमियान जो एक टाइम है, उसके अंदर आपको कुछ काम करने पड़ते हैं जो कि मैंने लिखा है प्री इंटरव्यू टास्क। तो प्री इंटरव्यू टास्क क्या होते हैं? जैसे कि मैंने बताया कि कोविड के दिनों में जो इंटरव्यू है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गए हैं। अदरवाइज आपको इस्लामाबाद ट्रैवल करना पड़ता था और एम्बेसी के अंदर जाके आपको इंटरव्यू देना पड़ता था, लेकिन कोविड की वजह से उन्होंने इंटरव्यू ऑनलाइन कर दिए हैं। तो जो प्री इंटरव्यू टास्क है उसके अंदर आपको उन्होंने एक फॉर्म दिया होता है, रिलेटिव फॉर्म। उस रिलेटिव फॉर्म के अंदर आप अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपके बहन भाई या वालिदैन जो हैं वो कहाँ हैं और क्या करते हैं। आपने सारी इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करनी होती है। उसके अलावा आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई या तो आपका पासपोर्ट या फिर आपका जो आईडी कार्ड है उसकी स्कैन कॉपीज भिजवानी पड़ती है। और इसके अलावा कोविड की वजह से उन्होंने एक चीज़ और ऐड कर दी थी, इंटरव्यू को कंपनसेट तो नहीं, लेकिन एक और चीज़ ऐड ये हुई थी कि उन्होंने कहा था कि आपने 1 मिनट की वीडियो बनानी है और वो आपने हमें ईमेल करनी है। और वो 1 मिनट वीडियो की जो उन्होंने हेडिंग दी थी, उन्होंने कहा था वाई यू। वाई यू का मतलब कि आप ही क्यों।
अब उन्होंने कोई आपको डिस्क्रिप्शन नहीं दी कि इसमें आपने क्या कंटेंट रखना है, कैसे रखना है, उन्होंने आपको बस बता दिया व्हाई यू, और आपने 1 मिनट के अंदर उसको सारी वीडियो बनानी है। तो उस वीडियो के अंदर क्या लिखना है क्या नहीं, वो सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। तो 1 मिनट की वीडियो बना के फिर आपने वो अपलोड करनी थी आपकी इंटरव्यू की डेट से पहले-पहले। ठीक है, आपने जैसे ही वो अपलोड कर दी, उसके बाद आपके इंटरव्यू का दिन आया। इंटरव्यू का दिन जो पैनलिस्ट होते हैं, कभी 4 होते हैं, कभी 5 होते हैं। उनमें से कुछ जो होते हैं वो पाकिस्तानी होते हैं और कुछ जो होते हैं वो यूएस के लोग होते हैं। तो जो उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू, वो आपसे इंटरव्यू में सिंपल जनरल क्वेश्चन जो होते हैं कि आपका इंट्रोडक्शन हो गया। लेकिन जो आप अब हमें पता कैसे लगेगा कि इंटरव्यू क्वेश्चंस में होता क्या है? जो आपने अपनी एसओपी, अपनी आरओ इन चीज़ों में लिखा होता है ना, वो क्वेश्चन आपके उसी से पूछते हैं। वो आपकी थोरली रीड करते हैं सारी एसओपी, आपकी आरओ, आपके प्लान्स क्या है, आपने प्रीवियसली क्या स्टडी किया है, आप किस तरह अपने गोल्स को अचीव करना चाह रहे हो। तो वो सब कुछ उससे रिलेटेड पूछते हैं कि अगर आप ये चीज़ मेंशन की है इसके अंदर, तो आप ये किस तरह करोगे? इसलिए मैं कहती थी कि आपको आरओ और एसओपी में रियलिस्टिक होना चाहिए। आप अगर उसके अंदर लिख भी दो कि मैं ये फलाँ चीज़ करूँगा, लेकिन अगर आप इंटरव्यू वाले दिन उस चीज़ को एक्सप्लेन ही ना कर पाओ कि वो कैसे करोगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है आपको। आपको पता होना चाहिए कि आपने जो लिखा है, वो क्यों लिखा है और उसकी रीज़न्स क्या हैं, क्योंकि इंटरव्यू में सवाल आपको उधर से ही आने हैं और आपको उसकी जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है। और अगर आप जस्टिफिकेशन नहीं दे पाएँगे, तो फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं मेंशन करने का। तो इंटरव्यू के बाद क्योंकि इंटरव्यू 1 हफ्ता या 1.5 हफ्ता चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, तो 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता चलते हैं और उसके बाद 1 महीने के बाद रिजल्ट आता है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो जब मैंने 1 मिनट की वीडियो बना के अपलोड कर दी, उसके बाद मेरा इंटरव्यू ऑनलाइन था। मेरा सुबह तकरीबन 11 बजे इंटरव्यू था, तो मैं ऑनलाइन हुई। तो मेरे पैनल में 4 लोग थे। 3 फीमेल्स थी और 1 मेल थे। तीनों फीमेल्स पाकिस्तानी और प्रीवियस फुलब्राइटर्स थी, और जो 1 मेल थे वो यूएस से थे। तो उन्होंने मुझसे सवाल जवाब करना शुरू किए। अराउंड जो मेरा इंटरव्यू था वो था 15 मिनट का, और उन्होंने मुझसे तकरीबन 7 से 8 क्वेश्चंस पूछे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस थे वो मेरे एसओपी और मेरी आरओ से थे। लाइक मैंने मेंशन किया था बायोमैकेनिक्स का। और मुझे एज ये था कि जो सारे पैनलिस्ट थे, उनसे कोई भी फिजिकल थेरेपी के बारे में इतना नहीं जानता था। तो इसलिए मुझे इसका एज था कि मैं जो भी चीज़ कहती वो मुझसे उस पे नहीं कह सकते थे कि तुमने सही कही या गलत कही है। तो मुझे बहुत बड़ा एज था अपने इंटरव्यू में। तो उसके बाद मैंने उनको बताया। तो जिस तरह अभी ये मैंने आपको बताया कि फुलब्राइट क्लिनिकल स्टडीज़ को ऑफ़र नहीं करता, राइट? अब उन्हें मेरा प्रोजेक्ट तो पता था मैंने क्या करना है, लेकिन उनको कन्फ्यूजन थी कि मेरी स्टडीज़ क्लिनिकल तो नहीं। तो वो जो पैनलिस्ट में जो यूएस के थे, उन्होंने मुझसे सवाल किया कि क्या आप जाकर यूएस में ह्यूमन्स पे स्टडीज़ करेंगी? और ये टर्निंग पॉइंट था मेरे इंटरव्यू का। अगर मैं कहती हाँ, तो उसका मतलब मेरी स्टडीज़ क्लिनिकल है, वो मुझे उसी टाइम रिजेक्ट कर देते। मैंने कहा नहीं, मैं लैब में वर्क करूँगी। चूँकि मैंने अपनी तैयारी कंप्लीट की हुई थी, मैंने उनको बताया कि फ़लाफ़लान यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोफ़ेसर है, वो इस मशीन के थ्रू इस पे काम कर रहे हैं, मैं ऐसे काम करूँगी। तो उनको समझ आ गया कि ये क्लिनिकल स्टडीज़ नहीं है, ये तो लैब में वर्क है। तो वो मेरा एक टर्निंग पॉइंट था। अगर मैं उस टाइम कहती कि नहीं मैं ह्यूमन पे करूँगी, तो मेरी उस टाइम रिजेक्ट हो जानी थी। लेकिन मैंने अपनी रिसर्च वर्क अपना सारा कुछ किया हुआ था पहले से, इंटरव्यू की प्रिपरेशन। तो उनको मैंने जस्टिफ़ाई किया कि मैं किस तरह करूँगी और क्या करूँगी। तो इसलिए इंटरव्यू की ज़बरदस्त। प्रिपरेशन भी करनी चाहिए। आप अपनी एसओपी पढ़ें, आप अपनी आरओ पढ़ें, अपने फ्यूचर गोल्स पढ़ें, आपने एम्स क्या हैं, वो सब कुछ अच्छी तरह पढ़ें, और उनकी जस्टिफिकेशन भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि वो पूछते हैं। तो इंटरव्यू, ये सब कुछ मेरा इंटरव्यू का सीन था। सर नेक्स्ट। राइट। सो आपका इंटरव्यू हो गया। अब इंटरव्यू के बाद आपको सिलेक्शन की ईमेल कब आती है, फिर सिलेक्शन की ईमेल के बाद सारा प्रोसेस किस तरह चलता है, और फिर फाइनली आप यूएस पहुंचते हैं, उससे पहले क्या क्या चीज़ें आपको और इनकाउंटर करनी पड़ती है। तो नेक्स्ट स्लाइड इस बारे में है। सर नेक्स्ट कीजिएगा। राइट। सो मेरा इंटरव्यू अक्टूबर में हुआ था, और मुझे ईमेल आई थी फाइनल सिलेक्शन के अक्टूबर नवंबर के एंड में, अक्टूबर के एंड नवंबर के स्टार्ट में। तो जैसे ही आपको ईमेल आती है, तो आपको एक पीओ असाइन होता है। पीओ वो बंदा होता है जो कि आपसे कांटेक्ट में रहेगा और आपकी फुलब्राइट की सारी प्रिपरेशन चीज़ें, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके सब कुछ हैंडल करेगा, और वो आगे इन कांटेक्ट होगा आगे यूएस से कि किस तरह वो सब चीज़ें अरेंज करेगा आपके लिए। तो पीओ वो बंदा है जिसके आपने कांटेक्ट में रहना है, ताकि आपको पता चले कि आपकी एप्लीकेशन अभी किन किन यूनिवर्सिटी में अप्लाई हो गया है, किस में रहता है, कहाँ से रिजेक्शन आई है, कहाँ सब कुछ आई है, वो सारा आपके पीओ के थ्रू कांटेक्ट में होगा। अभी मैं जब आपको ईमेल आती है फाइनल सिलेक्शन की, तो उसमें मेंशन होता है कि या तो आप प्रिंसिपल कैंडिडेट हो या ऑल्टरनेट कैंडिडेट हो। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रिंसिपल कैंडिडेट वो होता है जो कि प्राइमरी कैंडिडेट है, और वो हर सूरत में यूएस जाएगा फुलब्राइट के थ्रू। लेकिन ऑल्टरनेट कैंडिडेट वो होता है जिसको उन्होंने सेलेक्ट तो किया होता है, लेकिन वो जाएगा यूएस तब जब कोई प्रिंसिपल कैंडिडेट अपनी सीट छोड़ेगा किसी भी रीज़न की वजह से। तो जब प्रिंसिपल कैंडिडेट सीट छोड़ेगा, तो ऑल्टरनेट कैंडिडेट को वो सीट मिल जाएगी। तो वो 2 कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं कि इन केस अगर कोई आखिर में कोई फुलब्राइटर ना जाना चाह रहा हो,
कोई रीज़न हो, कुछ भी हो, तो उनके पास उन्होंने पीछे बैकअप में हो कि वो अगर वो नहीं जा रहा तो वो किसी और जो कि डिज़र्विंग है उसको भेज दें, राइट? तो अक्टूबर में ये सब कुछ होता है, राइट? जैसे नवंबर आता है, नवंबर में अब मैंने बताया कि जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं होती, आपकी ट्रांसक्रिप्ट भी चल जाती है। लेकिन जैसे ही आपको ईमेल आती है कि आप सिलेक्ट हो गए हो, फिर आपको डिग्री भी चाहिए, और सिर्फ डिग्री नहीं, आपकी डिग्री एचईसी से अटेस्टेड होनी चाहिए, और एचईसी अटेस्ट करवाने के बाद आपने एचईसी के पास से ही उसको सील्ड एनवेलप में इस्लामाबाद के एड्रेस पे यूएसएफपी जो इदारा है उसके ऑफिस भिजवानी होती है। तो और साथ ही नवंबर में आपने टॉफल की डेट भी लेनी है, और टॉफल की डेट लेके आपने नवंबर के एंड या दिसंबर के स्टार्ट तक टॉफल में अपेयर होकर टॉफल दे देना है। तो नवंबर में आपकी अटेस्टेशन और ये डॉक्यूमेंट्स भिजवाना और टॉफल का सीन चलता है। जैसे ही दिसंबर आता है, दिसंबर में वो आप या तो आइदर आप खुद उनको बता दें कि आपकी जो यूनिवर्सिटी की प्रेफरेंस लिस्ट है वो ये है, आप इन यूनिवर्सिटी के इन डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, और अगर आपने इतनी रिसर्च नहीं की हुई तो वो आप उनसे कह दें कि वो आपके लिए कोई भी यूनिवर्सिटी बता दें, तो वो खुद ही आपके लिए यूनिवर्सिटी का 5 से 6 यूनिवर्सिटी का प्लान्स बनाते हैं। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करने हैं तो 5, और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करें तो 6 यूनिवर्सिटीज़ का प्लान होता है। वो आपको प्लान अप्लाई करने से पहले आपको ईमेल में प्लान भेजते हैं, आपको बताते हैं कि ये यूनिवर्सिटी है, इसका ये डिपार्टमेंट है, हम इसमें आपके लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपको अभी कोई मसला या अगर आप अभी आपकी स्टडीज़ से अलाइन नहीं करती तो अब हम अभी बता दें, हम अभी चेंज कर देंगे। तो आप रिसर्च करते हैं कि आपसे अलाइन होती है कि नहीं होती, फिर आपकी यूनिवर्सिटी का प्लान फाइनलाइज होता है दिसंबर में, राइट? जनवरी स्टार्ट होते ही वो जो आपका प्लान बना होता है 5 से 6 यूनिवर्सिटीज़ का, फुल ब्राइट वाले आपके बिहाफ पे यूनिवर्सिटीज़ में आपके लिए अप्लाई करते हैं, आपके डॉक्यूमेंटेशन पूरे करते हैं, आपकी ऑनलाइन फ़ी पे करते हैं उसके अंदर, और सब कुछ आपके लिए वो फुल ब्राइट वाले ही करते हैं। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना तो एप्लीकेशन फिल करनी पड़ती है, ना एप्लीकेशन की फ़ी पे करनी पड़ती है, कुछ नहीं करना पड़ता, राइट? और जनवरी से लेकर जो मार्च का महीना है वो उन्होंने चूँकि आपके लिए अप्लाई किया होता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो यूजुअली जो यूएसपी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो रिजल्ट आते हैं वो आते हैं मार्च के एंड या अप्रैल के स्टार्ट में, कि इधर उन्होंने आपको एक्सेप्ट किया है कि रिजेक्ट किया है। तो ये जो जनवरी से मार्च का पीरियड होता है ये वेट का पीरियड है, और आजकल मैं इस वेट के पीरियड में हूँ। उन्होंने मेरे बिहाफ पे यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया हुआ है, और मैं अभी वेट कर रही हूँ कि किस यूनिवर्सिटी से मुझे एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन आती है, तो अभी मैं उस वेट के पीरियड में चल रही हूँ। तो जैसे ही अप्रैल आता है, अप्रैल में आपकी मोस्टली 90% यूनिवर्सिटी से आपको पता चल जाता है कि आप आइदर सेलेक्ट हुए हैं कि रिजेक्ट हुए हैं। फिर उसके बिहाफ पे वो आपको जैसे ही आपकी ईमेल आती है ना यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके पीओ को कि इस यूनिवर्सिटी ने आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया है, तो आपको साथ साथ भेजते रहते हैं ताकि आपको पता चलता रहे कि आप अभी कहाँ लाई कर रहे हैं ना। तो अप्रैल के अंदर फिर जब जैसे ही सारी यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका रिजल्ट आ जाता है, तो वो फिर आप जो है फुल ब्राइट वाले वो आपकी रिसर्च ऑब्जेक्टिव और आपकी स्टडीज़ को देखते हैं, और जो आपकी यूनिवर्सिटी बेस्ट अलाइन हो रही होती है आपकी रिसर्च ऑब्जेक्टिव और गोल्स के साथ, वो आपके लिए सिलेक्ट कर लेते हैं और आपको बता देते हैं कि हमने आपके लिए ये यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की है और आप इस यूनिवर्सिटी में जाओगे। सो अप्रैल में सब लोगों को पता चल जाता है कि उन्होंने किस किस यूनिवर्सिटी में जाना होता है, राइट? जैसे ही अप्रैल के बाद मई और जून का जो मंथ है उसमें आपकी वीज़ा एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। वो आपके डॉक्यूमेंट्स भिजवाते हैं और वीज़ा फ़ी पे करते हैं, और इसके अलावा मेडिकल फॉर्म्स होते हैं, कुछ पोलियो का टेस्ट होता है, उसके अलावा टीबी का होता है, तो वो सारे फॉर्म्स फिल करवा आपको टेस्ट करवाने पड़ते हैं और उनको फॉर्म भिजवाने पड़ते हैं। फिर वो आपके लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं, और आपके जो डिपेंडेंट होते हैं जिन्होंने आपके साथ जाना है, तो उनका वीज़ा प्रोसेस भी वो इसी टाइम स्टार्ट कर देते हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ। लेकिन फ़ी उनकी आपको खुद ही पे करनी पड़ती है डिपेंडेंट्स की, लेकिन आपकी जो वीज़ा फ़ी है वो फुल ब्राइट वाले खुद पे करेंगे, राइट? उसके बाद मई और जून में ये सारा प्रोसेस चलता है वीज़ा का। जून के स्टार्ट में आप सबके वीज़ाज़ आ जाते हैं, J1 वीज़ा आपका, और फिर जुलाई के एंड में फुल ब्राइट वाले आपको इस्लामाबाद बुलाते हैं अपने एक्सपेंस पे, और आपकी प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन रखते हैं। उसके अंदर जितने भी फुल ब्राइटर सेलेक्ट हुए होते हैं उन सारों को बुलाते हैं, गेट टुगेदर होती है, 2-3 दिन का इवेंट होता है, और लेक्चर सब बताते हैं कि आपने यूएस में जाके क्या आप देखेंगे, आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए कल्चरल शॉक के बारे में, या आपको किस चीज़ की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या क्या आपको पता होना चाहिए क्या नहीं। वो पूरी ओरिएंटेशन होती है और 3 दिन की। तो उस ओरिएंटेशन में आपको रेडी करते हैं एक्चुअली यूएस जाने के लिए कि आपको क्या क्या फेस करना पड़ सकता है और आपने किस तरह उसको कोप करना है। सो जैसे ही ओरिएंटेशन ख़त्म होती है तो अगस्त का महीना स्टार्ट होता है। अगस्त के फर्स्ट वीक से लेकर अगस्त के मिड तक यूजुअली मोस्टली जो सारे फुल ब्राइटर्स होते हैं ना, वो एक एक करके अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ में यूएस जाना शुरू हो जाते हैं। तो अगस्त के मिड तक ऑलमोस्ट सारे जो फुल ब्राइटर्स हैं वो फ्लाई कर जाते हैं यूएस अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। सो ये पूरे एक साल का प्रोसेस है जो आप स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद इवेंचुअली अगस्त में फिर आप फ्लाई कर जाते हैं, राइट? ज़बरदस्त है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अब इसके बाद नेक्स्ट है जी, अच्छा ये ऑडियंस को मैं बताऊं कि हमने
जितने भी लिंक्स आज ओपन किए हैं वो इसी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में हमने डाल दिए हैं ताकि आप क्लिक करें और आप इसको चेक कर सकें। और ये सारा जो रिसोर्स है इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का वो आपको हमारे स्टडी सर्कल की टीम से मिल जाएगा इंशाल्लाह। और इसके बाद क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस पहले तो इस तरह बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन थी। मेरा ख्याल है बहुत सारे क्वेश्चंस का मुंह आपने प्रेजेंटेशन के ज़रिए ही बंद कर दिया है। तो थैंक यू सर। एक ये सवाल है अर्शिया खान का, इज़ दिस स्कॉलरशिप इज़ ओनली फॉर पीएचडी और कोई कैन वी अप्लाई फॉर मास्टर्स एज वेल? ये मास्टर्स और पीएचडी दोनों के लिए है। तो आप मास्टर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आप पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम आप एक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, आइदर वो मास्टर्स की हो सकती है या आइदर वो पीएचडी के लिए हो सकती है। अच्छा जी, ये सवाल असबर से है, सर यूके के लिए अवेलेबल स्कॉलरशिप के बारे में बताइएगा। बेटा ये आप इनबॉक्स करिएगा, हम बाद में बताएंगे क्योंकि हमने अपने स्कोप से ये हटना नहीं है। सर जी यूके जी, वाले जो है ना, हम अलग से वो हाँ कर कॉमनवेल्थ लेते स्कॉलरशिप हैं, जिन्होंने किसी कॉमनवेल्थ ने विन की स्कॉलरशिप। होगी ना, उनसे ठीक बात है, करेंगे यहाँ पे चेवनिंग वगैरह का। ठीक है। महानूर खुर्शीद पूछ रही हैं, अस्सलाम वालेकुम, माय सिस्टर इज परमानेंट रेजिडेंट ऑफ यूएस, कैन आई अप्लाई फॉर फुल ब्राइट? राइट, अगर वो नेशनल नहीं हुई अब तक तो आप अप्लाई कर सकती हैं। अगर वो ठीक नेशनल है। हो गई है या होने मतलब लाइक जब आपने अप्लाई करना है तब तक नेशनल हो जाएंगी, फिर आप अप्लाई नहीं कर सकती। हम्म, अच्छा जी, ये है क्वेश्चन, सर इज देयर एनी क्रेडेंशियल वैल्यूएशन नीडेड एज अ फुल ब्राइट? नहीं, मेरा ख्याल है कोई क्रेडेंशियल नहीं, वैल्यूएशन नहीं, नहीं। वो नहीं चाहिए होती। और जब वो यूनिवर्सिटी में आपके लिए अप्लाई करते हैं और अगर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट हो इस तरह की इवैल्यूएशन की, तो फुल ब्राइट वाले खुद ही अपने बेस पर ही आपकी इवैल्यूएशन करवाते हैं और उनको भिजवा देते हैं, तो आपके कुछ भी नहीं करना पड़ता। बाकी गुड एफर्ट। अच्छा जी, कैन यू शेयर द लिंक प्लीज? शेयर्स हमने लिंक सारे शेयर कर दिए जी आज आप लोगों के लिए। अच्छा जी, ये बाकी ग्रीटिंग्स हैं बेतहाशा, अस्सलाम वालेकुम है। और एक मिनट, मुझे दूसरे पेज पे देखने दें कि वहाँ पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो मैं वहाँ देख लूँ। इस तरह थैंक यू, नहीं, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने हाँ एक तो ये कि आपकी प्रेजेंटेशन बड़ी कंसाइज थी, टू द पॉइंट थी और इजी टू अंडरस्टैंड थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ थैंक यू बिल्कुल। सर। बाकी इंशाल्लाह जो भी क्वेश्चन जनरल पब्लिक के, क्योंकि ये एक बड़ी यूनिक वेबिनार था हमारा, बाकी हर चीज़ के बारे में हमारे पास एक्सपर्ट्स भी बहुत थे और हमें एक्सपर्ट्स सिलेक्ट करने होते थे किस में से क्या करना है, किसको लेना है, किसको नहीं लेना। ये एक ऐसे टॉपिक था जिसमें अभी तक फिजियोथेरेपी की साइड से मेरा ख्याल है सिर्फ आप ही हैं फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे। तो आई थिंक सो, मेरा ख्याल है हसीब भी फुल ब्राइट पे है, बहरहाल वो मेरा ख्याल है कर चुके हैं। तो एक बहुत बड़ा बाब आपने ओपन किया है आने वाले फिजियोथेरेपिस्ट के लिए। तो हम बहुत ज़्यादा आपको जो है कॉन्ग्रेचुलेशंस भी पेश करते हैं, बीइंग पार्ट ऑफ द स्टडी सर्कल टीम। अच्छा जी, रीदा का एक सवाल आया, कैन वी अप्लाई एज अंडर ग्रेजुएट? नहीं, कैन वी आप अप्लाई एज, फुल ब्राइट के लिए कर सकते। सॉरी सर, आप क्या कह रहे थे? कैन वी अप्लाई हम्म, एज अंडर ग्रेजुएट? नहीं, आप अगर अंडर ग्रेजुएशन में हैं, डीपीटी कर रही हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और राइट, अगर मास्टर्स के आपको लिए। पता है, राइट, अगर आपको दिसंबर तक आपकी डिग्री मिल जाएगी, लाइक अगर आप 2023, अभी 2022 चल रहा है और आपको 2022 के दिसंबर तक आपकी डिग्री फाइनल मिल जाएगी, तो आप अभी आप अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। लाइक जो भी सर अभी चल रही है ना एप्लीकेशन, आप उसमें अप्लाई कर जी, सकते हैं, लेकिन आपकी डिग्री जो है वो आपको दिसंबर तक मिल जानी चाहिए। अरीशा खान कह रही, कैन वी अप्लाई फॉर एमफिल प्रोग्राम? मास्टर और एमफिल एक ही चीज़ है बेटा, आप कर सकते हैं, मास्टर की बिल्कुल कर चीज। सकते हैं। असबर कुछ आप ऐड करना चाहेंगे, फिर हम कंक्लूड करें आज के सेशन को? सर जैसे मैंने पहले कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई कि इसरा ने इतनी मेहनत की हुई है कि वो प्रेजेंटेशन स्ट्रीमलाइन थी, टू द पॉइंट थी, इजी टू हाँ अंडरस्टैंड थी। और मेरे ख्याल में बहुत ये ऐसी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इसमें बैकग्राउंड ये है कि असल में मैं जब हाँ जी, डिप्टी कर लिया तो मैं भी बहुत सारे एवेन्यूज जो है वो एक्सप्लोर करा था, और उसमें से एक एक फुल ब्राइट भी था।
और जिसको मैंने कंसिडर किया था और थोड़ा-सा काम करना शुरू किया था, लेकिन ऑब्वियसली मतलब ये सिंपल एट द एंड ऑफ द डे वही बात होती है कि एक जगह पे अगर आप ये 1 घंटे की वीडियो देख लें, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन्स जो हैं, जो ज़हन में आते हैं, अगर आप फुलब्राइट को परस्यू करना चाहते हैं स्कॉलरशिप को, तो वो आपके क्वेश्चन्स आंसर हो जाते हैं, ठीक है? तो इस हवाले से मेरे ख़्याल में ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है और बाकी जो एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, होपफुली इन्होंने स्टार्ट किया और एक आगे से आगे अब उम्मीद मैं करता हूँ कि बहुत सारे फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स और फिजियोथेरेपी ग्रेजुएट्स जो हैं, वो फुलब्राइट को ऑप्ट करेंगे। इंशाल्लाह सर। 2 छोटे-छोटे से आंसर रिप्लाई कर दें। एक है, ये इंजीनियर साहब हैं, आई हैव डन एमबीए बट आई हैवंट डन रिसर्च, कैन आई अप्लाई फॉर फुलब्राइट स्कॉलरशिप? आपकी रिसर्च होना फुलब्राइट के लिए ज़रूरी नहीं है और एमबीए की कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स हैं कि एमबीए में आपका 1.5 ईयर्स से 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए जॉब का, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, ये पूछ रहे हैं मैं एम्पूटी एंड प्रोस्थेटिक रिहैबिलिटेशन कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? यानी ये क्लिनिकल में कंसीडर होगा कि नॉन क्लिनिकल में? ये मेरा ख्याल है क्वेश्चन है। सर हर एक स्टडी का ना एक क्लिनिकल एस्पेक्ट होता है, एक नॉन क्लिनिकल होता है, जो कि नॉन रिसर्च और क्लिनिकल लैब बेस्ड होता रिसर्च। है। तो अगर एमपीटी और रिहैबिलिटेशन जो आप करना चाह रहे हो वो लैब बेस्ड वर्क है, लैब में इस पे टेक्नोलॉजी के थ्रू इस पे काम हो रहा है, तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। चलें, इसरा आप कुछ कहना चाहेंगी कंक्लूडिंग रिमार्क्स में? कोई मोटिवेशन बात बच्चों के लिए अपकमिंग? बिल्कुल सर। सर हमारा बेसिक जो हर्डल फुलब्राइट के लिए बच्चे देख रहे हैं वो जीआरई है। मैं दोबारा यही कहूँगी कि जीआरई बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपको जस्ट प्रैक्टिस चाहिए और टाइम चाहिए। आप टाइम और प्रैक्टिस लगा रहे हैं तो जीआरई बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी डेफिनिटली कर सकते हैं। हमने पहले एक चीज़ से डर के ना करें, बनिस्बत ये कि हम एक दफ़ा उसको देख लें वो चीज़ कि आप एक दफ़ा जीआरई देकर तो देखें, अगर वो नहीं होता तो ठीक है, लेकिन आप एक दफ़ा ट्राई तो करें ना। हम लोगों से सुनकर वो जो हमने ट्राई करनी होती है वो ट्राई भी नहीं कर पाते हैं। तो आप जीआरई को देखें, जीआरई का स्ट्रक्चर देखें, उसके क्वेश्चंस देखें। आप जीआरई में अपीयर तो हो तो आपको एटलीस्ट अंदाज़ा तो हो कि जीआरई के बारे में जो आपने सुना है कि बहुत बड़ी चीज़ है, सब कुछ है, आप उसको खुद देखें, आप खुद पर्सनल एक्सपीरियंस करें उसका कि वाक़ई वो है कि नहीं है। मैंने बहुत सारी बातें सुनी थी कि जीआरई बहुत मुश्किल है, मेडिकल वाले नहीं कर पाते, तो इंजीनियर्स के लिए होता है सब कुछ। लेकिन जब आपका कोई एम होता है ना, तो उस एम के लिए फिर आपको जो हर्डल्स आती है ना, फिर आपको वो पार करनी पड़ती है। आइदर आप जिस तरह मर्ज़ी करें। अब जीआरई से अगर मैं डर जाती कि जीआरई के बारे में सुना है मेडिकल्स के लिए नहीं होता, वो तो इंजीनियर्स के लिए टेस्ट है, हम तो कर ही नहीं सकते, मैं कभी भी फुलब्राइट को अचीव ना कर पाती। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है आपकी मोटिवेशन। अगर आप मोटिवेटेड हैं, तो फिर आपको आपको फर्स्ट स्टेप तो हमेशा लेना पड़ता है। जैसे आप फर्स्ट स्टेप लेंगे, आपको पता चलेगा, आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे, तो ही आप बता सकते हैं शायद वो चीज़ आपके लिए मुश्किल थी या नहीं थी। अगर आपने लोगों की बातों पे सुनकर उस चीज़ को रुक गए, तो फिर आप उधर ही रुक के रह जाएँगे, फिर कभी भी आप लाइफ में एक्सेल नहीं कर पाएँगे। तो मेरे ख़्याल से जीआरई आप देखें, सब कुछ पढ़ें, आप अपीयर तो हो ना, उसके बाद फिर देखेंगे कि आइदर वो चीज़ आपके लिए अचीवेबल है या नहीं। आप एटलीस्ट एक ट्राई तो दें उस चीज़ को। चलिए, Rida Mir, congratulations to ma'am Isra. You paved a way for junior DPT. Thanks the whole team. Taiba bint Shahid, best wishes and prayer for you. चले, ओके जी, कंक्लूड करते हैं। बहुत बहुत इसरा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज आपने बहुत लोडेड किस्म की इंफॉर्मेशन दी। लाइव वेबिनार्स में इतनी क्वांटिटी में व्यूअर्स बहुत ज़्यादा थे और उसके मुकाबले में क्वेश्चन बहुत कम थे। तो ये चीज़ इस चीज़ को प्रिवील कर रही है कि जो इन्फॉर्मेशन पूछी जानी थी वो डिलीवर की गई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर। असबर आपका भी बहुत शुक्रिया यार, फैमिली टाइम में से निकाल के आप भी शामिल हुए, ठीक है। तो नाजरीन, नहीं सर, आज का ऑलवेज ऑलवेज। वेबिनार में आपको गुड बाय कहते हैं और एक नए वेबिनार के साथ, नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। अपना और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।